मुझे वेस्टर्न वाइल्डरनेस एरा में एक लड़की मिली थी, लेकिन 300 साल बाद वॉर ऑफ इमोर्टल्स एंड डेमन्स के दौरान उसने, जो अब डेमन लॉर्ड बन चुकी थी, एक ही स्वॉर्ड से मेरे दिल को चीर दिया। उसने मेरे बेजान जिस्म पर अपना पैर रखकर मुझे कुचल दिया, जो एक मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा था। चेन हुआयान, जब तुमने मुझे उस वक्त फंसाया था, क्या तुमने कभी सोचा था कि यह दिन आएगा? लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं अपनी मर्जी से उसके हाथों मरा हूं। मैंने सिस्टम के साथ एक डील की थी, जब तक मैं मिशन कंप्लीट करूंगा मैं ब्लू स्टार लौट सकता हूं। इसके लिए 300 साल पहले मैंने इमोर्टल स्वॉर्ड चुराई, अपने सेक्ट से गद्दारी की और इमोर्टल वेनरेबल रेम तक पहुंचा, जबकि उसे सेक्ट ने डंजन में कैद कर दिया था, जहां वो मौत से भी बदतर दर्द झेल रही थी। वरना मेरे कल्टीवेशन लेवल के साथ मैं उस इंसान के स्वॉर्ड स्ट्राइक से कैसे बच सकता था, जिसे मैंने खुद पाला पोसा था। मेरे सामने खड़ी है इस दुनिया की अकेली फीमेल डेमन लॉर्ड लुओ लिंग शुआंग, मेरी पुरानी जूनियर सिस्टर। अपनी जान को धीरे धीरे निकलते देखकर मैं सिर्फ एक दर्द भरी स्माइल ही दे सका। क्या ये सच में वर्थ इट था? वो कुछ नहीं बोली, बल्कि उसने मेरे जिस्म से हैन शेंग स्वॉर्ड खींच निकाली, जिससे खून उसके चेहरे पर बिखर गया। उसने मुझे जमीन पर दे मारा और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। वो आंखें, जो कभी एक साफ झरने की तरह थी, अब बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी और पत्थरीली लग रही थी। लेकिन उस बर्फ की गहराई में एक हल्की सी कंपाहट थी, जो मुश्किल से दिख रही थी। चेन हुआयान, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? मैंने अपना मुंह खोला, लेकिन वो खून से भरा था। सिस्टम मिशन के मुताबिक मुझे उसके स्वॉर्ड से मरना था, बिना कुछ ऐसा कहे जो उसके दिमाग को हिला दे, वरना मिशन फेल हो जाता और मैं ब्लू स्टार नहीं लौट पाता। इसलिए मैंने चुप रहना ही ठीक समझा। वो नीचे बैठी, उसकी पतली उंगलियों ने मेरी ठुड्डी को पकड़ा। उसने जबरदस्ती मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया, मुझे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। चेन हुआयान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं। उसके चेहरे पर जान लेने का गुस्सा था, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तुम सच में कुछ नहीं कहना चाहते? बेशक मुझे पता था कि वो क्या सुनना चाहती है। वो मुझसे सॉरी सुनना चाहती है। ये सुनना चाहती है कि मेरा वो बिट्रेयल गलत था। मुझसे खुद सुनना चाहती है कि उन सभी सालों में मेरी फीलिंग्स सच्ची थी। वो वॉरमत झूठी नहीं थी। उसे मौत के दलदल से निकालना किसी और फायदे के लिए नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे होठों पर ऐसी स्माइल आई जो रोने से भी ज्यादा दर्दनाक थी, और फिर एक लंबी खामोशी छा गई। उसने काफी देर इंतजार किया और आखिरी में उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल ठंडा पड़ गया। ठीक है, जब तुम नहीं बोलोगे तो कभी मत बोलो। मैंने स्वॉर्ड की नोक पर अपना खून देखा और ऐसा लगा जैसे वक्त पीछे घूम रहा हो। वो स्नो डिजास्टर का दौर था। पहाड़ कांप रहे थे, नदियां सूख चुकी थी। इस लंबी ठंड में अनगिनत लो लेवल कल्टीवेटर्स और आम लोग ठंड से मर गए थे। सड़क के किनारे हर जगह जमी हुई लाशें पड़ी थीं। इस तबाही के सामने कोई खुद को नहीं बचा सकता था। उस वक्त मुझे इस दुनिया में आए हुए 3 दिन से भी कम समय हुआ था। सिस्टम के गाइडेंस को फॉलो करते हुए मुझे गांव की सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। जैसे ही मैंने दरवाजा धकेला, मैंने उसे देखा। एक छोटी सी बच्ची जो कोने में दुबकी हुई थी, एक फटे हुए टाट में लिपटी हुई। वो इतनी छोटी थी, इतनी छोटी कि मैं उसे एक हाथ से आराम से उठा सकता था। उसका जिस्म जख्मों और ठंड के निशानों से भरा था और उसकी सांसें इतनी कमजोर थीं कि मैं मुश्किल से फील कर पा रहा था। जब मैं घुटनों के बल बैठा और उसे अपनी गोद में उठाया, तो वो एक सूखे पत्ते की तरह हल्की लगी। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ। उस छोटी बच्ची ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, उसके हाथ ने इंस्टिंक्टिवली मेरे कपड़ों का कोना पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके का सहारा लेता है। बाद में मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में पता चला। उसका नाम लो लिंग शुआंग था। वो बिना माँ के पैदा हुई थी और गांव वालों ने उसे भगा दिया था। एक 5 साल की बच्ची इस लॉर वर्ल्ड में, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड से भी ज्यादा क्रूएल था, हर रोज खाने के लिए जंगली कुत्तों से लड़ती थी और सड़क के किनारे घास फूस के ढेर पर सोती थी। मुझे नहीं पता वो मेरे आने तक कैसे जिंदा रही। शायद खुदा उसे और तड़पाना चाहता था। उसे सपोर्ट करने के लिए मैं हुआनतियान सेक्ट में एक आउटर सेक्ट सर्वेंट के रूप में काम करने लगा। झाड़ू लगाना, लकड़ी काटना, स्पिरिट स्टोन और उठाना, अल्केमी फर्नेस साफ करना, स्पिरिट बीस्ट्स को खिलाना, हर तरह का काम किया। दिन में 12 घंटे सोने के अलावा मैं पूरा दिन काम करता था। सैलरी बहुत कम थी, बस थोड़ा अनाज और कपड़ा खरीदने के लायक। लेकिन लुओ लिंग शुआंग बड़ी हुई, 5 से 10 साल की हुई और फिर 10 से 15 एक खूबसूरत लड़की बन गई। वो बहुत टैलेंटेड थी, मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर। मुझे एक एल्डर ने चुना और मैं सर्वेंट से आउटर डिसाइपल बना और फिर 10 साल बाद इनर सेक्ट में एंटर किया। वो भी मेरे पीछे पीछे हुआनतियान सेक्ट में आई और मेरी जूनियर सिस्टर बन गई। वो दिन मेरी 300 साल की जिंदगी के सबसे हसीन दिन थे। जैसे ही हैन शेंग स्वॉर्ड नीचे आई, मैं वापस रियलिटी में लौट आया। लेकिन आखिरी मोमेंट पर मैंने एक चीज नोटिस की। उसका हाथ जो स्वॉर्ड पकड़े था, वो कांप रहा था। जिस पल हैन शेंग स्वॉर्ड ने मेरे जिस्म को चीर किया, उसकी आंखें पल भर के लिए खाली सी हो गईं। लेकिन अगले ही पल उनमें वापस वही गुस्सा आ गया। मेरा जिस्म गायब होने लगा। इस खून से सन्ने बैटलफील्ड पर मेरे पीछे सिर्फ राइटियस सेना की चीखें रह गई थीं, जिसे डेमोनिक कल्टीवेटर्स काट रहे थे। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले मैंने जो आखिरी चीज देखी, वो उसकी पीठ थी, बिल्कुल अकेली, ठीक मेरी जूनियर सिस्टर की तरह, जो 300 साल पहले हानशाओ पीक पर पूरे दिन और रात मेरा इंतजार कर रही थी। आई एम सॉरी, मैं आखिरी में ये 3 शब्द नहीं कह सका। वक्त 300 साल पीछे जाता है, हुआनतियान सेक्ट के इनर सेक्ट में मेरे तीसरे साल में। उस वक्त मेरा कल्टीवेशन लेट गोल्डन कोर स्टेज तक पहुंच चुका था, जो मेरे साथियों में काफी बेहतर माना जाता था। लो लिंग शुआंग तो मुझसे भी तेज थी। उसने सेक्ट में लेट एंटर किया, पर उसका टैलेंट सबसे आगे था। बस कुछ ही सालों में वो गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर पहुंच गई थी और नेसेंट सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने के साइंस दिख रहे थे। सेक्ट में सभी कहते थे कि वो 100 सालों में एक बार पैदा होने वाली जीनियस है। मैं अंदर ही अंदर खुश था। भले ही बाहर से मैं एक सीनियर ब्रदर की तरह सीरियस बनता था, पर दिल में मुझे बहुत प्राउड फील होता था। ये वही छोटी बच्ची है जिसे मैंने पाला था। उस दौरान लुओ
लुओ लिंगशुआंग को सेक्ट के ट्रेजर पेवेलियन के गार्ड्स में से एक बनाया गया, जो सेक्ट का उस पर ट्रस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को दिखाता था। तभी एक नया मिशन मिला। मिशन कंटेंट: हुआनतियान सेक्ट का सुप्रीम ट्रेजर स्टील करो। फेदर इमोर्टल स्वॉर्ड। मिशन डिस्क्रिप्शन: डेमोनिक फोर्सेस के साथ हाथ मिलाओ, हंगामा खड़ा करो और इमोर्टल स्वॉर्ड चुराओ, जो होस्ट के आगे के कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी है। रिवॉर्ड: नेसेंट सोल स्टेज के पीक पर इंस्टेंटली पहुंचो। बस इमोर्टल लेवल कल्टीवेशन टेक्निक हुन तियान जुए। पनिशमेंट: मना करने पर आप कभी भी ब्लू स्टार नहीं लौट पाएंगे। क्या मजाक चल रहा है? मैं हुआन तियान सेक्ट का इनर डिसाइपल हूं, लुओ लिंगशुआंग का सीनियर ब्रदर। तुम चाहते हो कि मैं गद्दार बनूं? सिस्टम: मैं रिफ्यूज करता हूं। मना करने पर आप परमानेंटली इसी ट्रांसमाइग्रेटेड स्टेट में फंस जाएंगे और ब्लू स्टार लौटने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। होस्ट के लिए रिमाइंडर: आपकी गार्डियन MS जियांग यिक्स्यू आपके गुमशुदा होने की वजह से बेहद परेशान है और हर जगह मिसिंग पर्सन नोटिसेस लगा रही हैं। उसने मेरे दिमाग में एक इमेज प्रोजेक्ट की। मेरी आंट सड़क पर खड़ी थी, उनका चेहरा आंसुओं से भरा और थका हुआ था। उनके हाथ में मेरे फोटो वाली मिसिंग पर्सन नोटिसेस का ढेर था। वो ठंड और बर्फ के बीच एक एक करके उन्हें लगा रही थी। उनके हाथ ठंड से लाल पड़ चुके थे और वो रो रही थी। उस मोमेंट पर मैं बिल्कुल सुन्न पड़ गया। मेरी आंट ही मेरी अकेली रिलेटिव हैं। वो मुझसे 10 साल से भी कम बड़ी हैं, पर मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद उन्होंने मुझे अकेले पाला पोसा। उन्होंने कभी शादी नहीं की और उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने अपना पूरा दिल और जान मुझ पर न्योछावर कर दिया। उन्होंने मेरी एजुकेशन के लिए 2-2 नौकरियां की, मेरे कपड़े धोए, मेरे लिए खाना बनाया और जब मैं बीमार होता तो पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। वो मेरी माँ नहीं है, पर उन्होंने एक माँ से भी ज्यादा किया और मैं इस अजीब जगह पर ट्रांसपोर्ट हो गया जहां तब से कई दशक गुजर चुके हैं। भले ही अर्थ पर वक्त की स्पीड यहां से अलग हो, पर सिस्टम के मुताबिक अर्थ पर भी काफी वक्त बीत चुका था। मेरी आंट को लगता होगा कि मैं मर चुका हूं। वो सोचती होंगी कि उनका अकेला रिलेटिव इस दुनिया से गायब हो गया है। मैंने अपनी आंखें बंद की, मेरा खून खौल रहा था। काफी देर बाद मैंने आंखें खोली और मिशन एक्सेप्ट कर लिया, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह फैसला लूं लिंगशुआंग को बर्बादी के दलदल में धकेल देगा। प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए मैंने सबसे ज्यादा केयरफुल होकर प्लानिंग की। वो डेमोनिक कल्टीवेटर्स पहले से ही हुआनतियान सेक्ट के ट्रेजर्स पर आंख गड़ाए बैठे थे, इसीलिए मैंने उन्हें एक अंदर के एजेंट का सहारा दिया, जिसे उन्होंने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया। अकेली प्रॉब्लम लुओ लिंगशुआंग थी। वो ट्रेजर पेवेलियन के गार्ड्स में से एक थी। अगर वो वहां होती तो अपनी ताकत और अलर्टनेस की वजह से वो डेमोनिक कल्टीवेटर्स को घुसने ही नहीं देती। मुझे उसे वहां से हटाना ही था, इसलिए मैंने एक लेटर लिखा। जूनियर सिस्टर, तुम्हारे सीनियर ब्रदर को हानश्याओ पीक पर एक 1000 ईयर ओल्ड आइस स्पिरिट ग्रास मिली है, जो तुम्हारे नेसेंट सोल स्टेज के ब्रेक थ्रू में बहुत हेल्प करेगी। तुम्हारे सीनियर ब्रदर आज थोड़े बिजी हैं और अभी नहीं आ सकते। तुम प्लीज हानश्याओ पीक पर जाओ और मेरा वेट करो। मैं शाम होने से पहले जरूर पहुंच जाऊंगा। मुझे पता था वो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई ऐसा था जिस पर वो आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकती थी तो वो मैं था, उसका सीनियर ब्रदर। आखिर मैं ही तो उसे उस ठंडी मौत की जगह से उठाकर लाया था। मैंने ही उसे उसका नाम दिया, पढ़ना लिखना सिखाया, कल्टीवेशन सिखाया, और जब उसे रात को बुरे सपने आते थे तो मैं ही उसके पास बैठकर कहता था, सीनियर ब्रदर यहाँ है, डरो मत। वो मुझ पर कैसे ट्रस्ट नहीं करती। लेटर में एक और लाइन लिखी थी, लिंगशुआंग, सीनियर ब्रदर के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। उस दिन वो हानश्याओ पीक पर गई और वही लाइट ब्लू ड्रेस पहनी जो मैंने उसे पहले दी थी। वो उस ड्रेस को तभी पहनती थी जब वो सबसे खुश होती थी, लेकिन उसने पीक पर पूरे दिन वेट किया, सुबह से शाम तक, जब तक ठंडी हवाएं और बर्फ चलने लगी और आसमान काला पड़ गया। वो अपने प्यारे सीनियर ब्रदर से नहीं मिली, बल्कि उसे सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंट एल्डर मिला और साथ में ये खबर आई, चेन हुआयान ने सेक्ट का ट्रेजर फेदर इमोर्टल स्वॉर्ड चुराने के लिए डेमोनिक पाथ के साथ दोस्ती की है ताकि वो हुआनतियान सेक्ट से भाग सके। लुओ लिंगशुआंग, ट्रेजर पेवेलियन के गार्ड के रूप में तुम पर इस गद्दारी में शामिल होने का शक है। लुओ लिंगशुआंग और चेन हुआयान का गहरा रिलेशन है, वो जरूर पहले से मिले हुए होंगे। उसकी इस ठंडी नेचर पर मत जाओ, हो सकता है उनका पहले से अफेयर चल रहा हो। लोगों की बातें बहुत पावर रखती हैं। उसने चाहे जितना एक्सप्लेन किया, किसी ने उस पर ट्रस्ट नहीं किया। सभी ने उसे ट्रेटर कहा और सेक्ट ने उसे कैद करके बेहद दुखदायक टॉर्चर किया। यहां तक कि उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करने और बोन्स निकालने की कोशिश की गई। उस अंधेरी और गीली डंजन में उसकी हड्डियां तोड़ दी गई, उसे पॉइजन पीने पर मजबूर किया गया और फॉरबिडन टेक्निक्स से उसकी सोल की तलाश ली गई। फिर भी वो अपने सीनियर ब्रदर पर ट्रस्ट करती रही। टॉर्चर की उन रातों में वो कितना चाहती थी कि वो इंसान उसे बचाने आए जिसे वो अपनी रोशनी मानती थी, लेकिन आखिर में कोई उसे बचाने नहीं आया। जबकि मैं, जो इस सब का जिम्मेदार था, हजारों मील दूर था, उस फेदर्ड इमोर्टल स्वॉर्ड का यूज करके अपने कल्टीवेशन को तेजी से बढ़ा रहा था। इमोर्टल स्वॉर्ड मिलने के बाद मैंने पीछे मुड़कर उन सभी डेमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया। सिस्टम बहुत सेटिस्फाइड था। लुओ लिंगशुआंग की इम्प्रिजनमेंट के 3रे साल में वो गायब हो गई। वो डंजन से गायब हो गई और सेक्ट ने पूरे माउंटेन गेट पर ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिली। किसी को नहीं पता था वो कहां गई, या वो जिंदा थी या मर चुकी थी। तब तक जब तक 300 साल बाद लोयुन कॉन्टिनेंट पर हेवनली वेनेरेबल रेम की पहली फीमेल डेमन लॉर्ड सामने आई, जिसका नाम लुओ लिंगशुआंग धर दिया गया। वो बेहद रूथलेस बन चुकी थी। सेक्लूजन से निकलने के बाद उसने जो सबसे
सबसे पहला काम किया वो था हुआनतियान सेक्ट का मैसाकर करना। सेक्ट के हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। फिर वो मुझे ढूंढने आई। उस वक्त सिस्टम की हेल्प से मैं भी हेवनली वेनरेबल रेम तक पहुंच चुका था। मैंने अपना सेक्ट बना लिया था और राइटियस अलायंस का अकेला इमोर्टल वेनरेबल बन गया था। इमोर्टल्स और डेमन्स एक दूसरे के सामने खड़े थे, बैटलफील्ड पर हजारों सेनाओं और 300 साल की नफरत के साथ एक दूसरे के आमने सामने। वो बड़ी हो चुकी थी। वो छोटी बच्ची जो कभी मेरे पीछे आंगन में भागती थी अब एक फीमेल डेमन लॉर्ड बन चुकी थी, जिसके जिस्म से डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी और चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसके 300 साल के गुस्से और नफरत के बावजूद मैं उन आंखों को पहचान सकता था। ये वही आंखें थीं जो उसने पहली बार खोली थीं जब मैंने उसे ब्लिजार्ड से उठाया था। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। टू बी प्रिसाइज, सिस्टम ने मुझे तुरंत वापस नहीं भेजा था। इसने मुझे इस दुनिया को गुड बाय कहने के लिए एक आखिरी घंटा दिया था। फाइनल मिशन कंप्लीट हो चुका था। चूंकि होस्ट की सोल को स्टेबलाइज होने के लिए टाइम चाहिए, होस्ट को 1 घंटे का फ्री टाइम दिया जाएगा। 1 घंटे के बाद होस्ट ब्लू स्टार लौट जाएगा। इस टाइम के दौरान होस्ट एक रेमनेंट सोल के रूप में रहेगा और किसी भी लिविंग बीइंग के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकेगा। मैं हवा में तैर रहा था, एक ट्रांसपेरेंट बाईस्टैंडर की तरह इस दुनिया में अपने आखिरी घंटे के लिए कैद। इमोर्टल्स और डेमन्स की वॉर खत्म हो चुकी थी। इमोर्टल सेक्ट्स की एलाइड सेना बुरी तरह हार चुकी थी। ज्यादातर राइटियस कल्टीवेटर्स मारे गए थे और बचे हुए या तो सरेंडर कर चुके थे या भाग गए थे। लुओ लिंग शुआंग अकेले बैटलफील्ड से निकली, हवा पर सवार होकर, पर वो सिर्फ एक ही जगह गई, हाना श्याओ पीक। वो हुआनतियान सेक्ट की पुरानी जगह थी जो कभी एक शानदार सेक्ट था, पर अब उसके तबाह करने के बाद खंडर बन चुका था। टूटी दीवारों के बीच जंगली घास उगाई थी और वहां बिल्कुल खामोशी छाई थी। वो क्लिफ के एज पर खड़ी थी जिसके नीचे एक गहरा अबीस था जहां घना कोहरा तैर रहा था, और क्लिफ के किनारे पर एक पुराना पाइन ट्री खड़ा था जिसकी ब्रांचेस मजबूत थी और नीडल्स हरी भरी थी। इस खंडर में सिर्फ वही एक चीज जिंदा थी, क्योंकि ये ट्री उसने और मैंने मिलकर लगाया था। वो उसका हुआनतियान सेक्ट में पहला साल था। ठंड अभी खत्म हुई थी और स्प्रिंग स्नो पिघल रही थी। उसने पहाड़ से एक पाइन कोन उठाया, मेरे पास भागती हुई आई और चमकती आंखों से बोली, सीनियर ब्रदर चलो एक ट्री लगाते हैं। मैंने उससे पूछा कि वो ट्री क्यों लगाना चाहती है। सीनियर ब्रदर ने कहा था कि पाइन ट्री सबसे मजबूत होता है, ये विंड और स्नो से नहीं टूटता और ना ही लाइटनिंग से डरता है। लिंग शुआंग भी पाइन ट्री की तरह मजबूत बनना चाहती है। ओके, तो हमने हानेश्याओ पीक की क्लिफ पर एक गड्ढा खोदा और उसमें पाइन कोन दबा दिया। उसने पानी दिया और अपने पास से एक लाल धागा निकालकर एक स्टोन पर बांध दिया और कहा कि ये एक विशिंग स्ट्रिंग है। मैंने उससे पूछा कि उसने क्या विश मांगी, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं आपको नहीं बताऊंगी। फिर उसने धीरे से कुछ कहा जो मुश्किल से सुनाई दिया, मैं विश करती हूँ कि मेरे सीनियर ब्रदर कभी लिंग शुआंग को छोड़कर ना जाएं। जब लिंग शुआंग बड़ी हो जाएगी तो वो अपने सीनियर ब्रदर से शादी करेगी। 300 साल बाद वो पाइन ट्री एक बड़ा पेड़ बन चुका था और जो 2 लोग उसे लगाए थे वो अब एक गुस्से वाली डेमन लॉर्ड और एक भटकती हुई रेमिनेंट सोल बन चुके थे। मैंने देखा कि लुओ लिंग शुआंग पाइन ट्री के सामने खड़ी थी और उसके रफ ट्रंक को जेंटली टच कर रही थी। फिर वो धीरे से ट्री रूट्स के पास बैठ गई, अपने दोनों हाथों से अपने न्यूज को पकड़कर, और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे जो सूखे पत्तों पर गिर रहे थे। 300 साल तक डेमन लॉर्ड लो लिंग शुआंग ने हजारों कल्टीवेटर्स के सामने कभी एक आंसू नहीं बहाया था। वो तब भी नहीं रोई जब हुआनतियान सेक्ट के डंजन में उसकी सोल एक्सट्रैक्ट की गई और बोन्स निकाली गई। वो तब भी नहीं रोई जब सेक्ट का मैसाकर हुआ। वो तब भी नहीं रोई जब मुझे मारा गया। लेकिन इस मोमेंट पर, इस बेजान पुराने पाइन ट्री के सामने, वो एक बच्ची की तरह रो रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो 5 साल की उम्र में उस झोपड़ी में रोती थी जब कोई उसे बचाने नहीं आया था। मैं उसके पीछे खड़ा था, अपना हाथ उसके सिर पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, पर मेरा हाथ उसके बालों से पार निकल गया और मैं कुछ टच नहीं कर सका। चेन हुआयान, तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरी रेमनेंट सोल ने उसके पीछे धीरे से कहा। आई एम सॉरी लिंग शुआंग। लेकिन वो इसे नहीं सुन सकती थी और ना ही कोई और सुन सकता था। मैं उसे गले लगाने के लिए कितना तड़प रहा था, जैसे बचपन में उसे अपनी गोद में उठाकर कहता था, तुम्हारे सीनियर ब्रदर यहाँ हैं, डरो मत। लेकिन मैं अब उसका सीनियर ब्रदर नहीं था। मैं तो बस एक रूह का टुकड़ा था जो गायब होने वाला था। 1 घंटा जल्दी ही बीत गया और मेरी रूह और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगी। अब जाने का वक्त हो चुका था। पूरी तरह गायब होने से पहले मैंने उसे आखिरी बार देखा। वो अब भी वहां बैठी थी, अपने न्यूज को गले लगाए, एक जख्मी छोटे जानवर की तरह, उस पुराने पाइन ट्री के नीचे जिसमें उसकी सबसे प्यारी मेमोरीज थी। गुड बाय लिंग शुआंग। मेरी कॉन्शियसनेस बेहद अंधेरे में डूब गई। लेकिन लो लिंग शुआंग की कहानी उस पाइन ट्री के नीचे खत्म नहीं हुई। एक ऐसी जगह पर जिसे मैं नहीं जानता, एक ऐसे टाइमलाइन में जिसे मैं नहीं देख सकता, वो हानेश्याओ पीक पर बहुत देर तक रोती रही। इतना कि आसमान शाम से आधी रात और आधी रात से सुबह में बदल गया। रोने के बाद वो खड़ी हुई, अपने आंसू पोंछे और फिर पहाड़ से नीचे चली गई। वो डेमन सेक्ट गई और उसने एक एल्डर को बुलाया, उन लोगों में से एक जिसने उसे सालों पहले हुआनतियान सेक्ट के डंजन से बचाया था। लो लिंग शुआंग हमेशा से मानती थी कि वो इसलिए भाग सकी क्योंकि इस एल्डर ने किसी मतलब से उसे बचाने का फैसला किया था। लेकिन आज उसने साफ साफ पूछने का डिसाइड किया, क्योंकि एक सवाल उसे हमेशा परेशान कर रहा था। चेन हुआयान ने इमोर्टल स्वॉर्ड चुराने के लिए डेमोनिक पाथ से दोस्ती क्यों की और उसे बाद में डेमोनिक पाथ ने क्यों बचाया? ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था, इतना बड़ा कि कोइंसिडेंस नहीं लग सकता था। जब एल्डर को लो लिंग शुआंग के सामने लाया गया तो उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने नोटिस किया अपनी हेवनली वेनरेबल रेम की परसेप्शन से कि एल्डर की हार्ट रेट तेजी से बढ़ गई थी, जिसे मिस करना इम्पॉसिबल था। मेरा तुमसे एक सवाल है, 300 साल पहले जब तुमने मुझे हुआनतियान सेक्ट के डंजन से बचाया था तो तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था? डेमन लॉर्ड। वो मेरा अपना डिसीजन था।
डेमन लॉर्ड के एक्सेप्शनल टैलेंट को देखते हुए वो झूठ बोल रहा था। एल्डर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और पत्ते की तरह कांपने लगा। उसकी ये छोटी हरकतें लुओ लिंगशुआंग की आंखों से नहीं बच सकी। उसने उसे बहस करने का दूसरा मौका नहीं दिया। हेवनली वेनरेबल रैम की स्पिरिचुअल सेंस ने सीधे एल्डर के सोल डिफेंस को तोड़ दिया और उसकी मेमोरी के गहराई में घुस गई ताकि उसकी सोल को सर्च कर सके। एल्डर की मेमोरीज उसकी आंखों के सामने एक बुक के पन्नों की तरह खुल गई। उसने सब कुछ देख लिया। उसने देखा कि एक व्हाइट कपड़ों में यंग लड़का अपना सोल ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करके स्टैटिक एरे पैटर्न्स बना रहा था और जबरदस्ती एल्डर के कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करके उसे अपना पपेट बना रहा था जो उसके सारे ऑर्डर्स फॉलो करे। वो उस लड़के के चेहरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी, चेन हुआयान। उसने देखा कि चेन हुआयान ने इस पपेट का यूज करके एक परफेक्ट जेल ब्रेक प्लान किया था। टाइम, रूट, शिफ्ट चेंजेस, हर एक डिटेल बिल्कुल परफेक्ट थी। उसने और भी बहुत कुछ देखा, उससे कहीं ज्यादा जो उसने सोचा था। उसने देखा कि चेन हुआयान नेसेंट सोल स्टेज पर एक पीक स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंशिएंट डेमन बीस्ट से 3 दिन और 3 रात तक लड़ रहा था, जो उसके लेवल से बहुत ऊपर था। सीन में वो खून से लथपथ था। उसकी 6 रिब्स टूटी हुई थी। उसका लेफ्ट आर्म लगभग टूट चुका था और चेहरे पर खून लगा था जिससे वो आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन वो फिर भी खड़ा हो रहा था। बार बार जब भी वो डेमन बीस्ट उसे दूर फेंकता, वो अपने दांतों तले उंगली दबाकर खंडहर के ढेर से बाहर निकलता, फेदर इमोर्टल स्वॉर्ड पकड़े और टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो जाता, एक ऐसे अनयील्डिंग कॉकरोच की तरह जो कभी नहीं गिरता। मॉन्स्टर गुस्से में उस पर दहाड़ा, लेकिन चेन हुआयान ने खून ठूका और उसके होठों पर एक स्माइल आई। इस ठंड में अगर मैंने तुमसे जल्दी नहीं निपटाया किया तो वो मुझे ढूंढ लेगी। कौन कौन है वो? लुओ लिंगशुआंग की उंगलियां उसकी हथेली में धंस गई। बेशक वो जानती थी कि वो कौन थी। वो खुद थी जो खंडर के पीछे फंसी हुई थी। सीन आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि चेन हुआयान मॉन्स्टर को मारने के बाद एग्जॉशन से बेहोश हो गया और खून के पूल में लगभग आधे दिन तक बेहोश पड़ा रहा। उठने के बाद सबसे पहला काम उसने पपेट्स से कहकर सारे ट्रेसेस मिटाने का किया। एक भी सबूत नहीं छोड़ा। उसने कुछ और चीजें भी देखी। जब एक बार उस पर सीक्रेट रेम में एम्बुश हुआ था तो चेन हुआयान ने 3 दिन पहले ही उस सीक्रेट रेम में घुसकर एम्बुश फॉर्मेशन के मेन एरे को अपनी ट्रू एनर्जी से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे वो एम्बुश बस एक फॉल्स अलार्म बनकर रह गया। वो एंशिएंट डेमोनिक मैनुअल जो उसे अचानक मिला था, उसे चेन हुआयान ने 2 साल तक अपनी जान जोखिम में डालकर एक फॉरबिडन एरिया से निकाला था और फिर पपेट्स के जरिए उसके रास्ते में रखवाया था। नेसेंट सोल स्टेज पर जब उसे इनर डेमन ट्रिब्यूलेशन का सामना करना पड़ा तो चेन हुआयान ने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस क्लोन का यूज करके उसके इनर डेमन स्पेस में एंटर किया और उस फेटल ब्लो से उसे बचाया। इसकी कीमत यह थी कि उसकी अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट पर गहरे क्रैक्स आ गए और वो लगभग वहीं मर गया। एक के बाद एक सीन, 300 साल तक, पूरे 300 साल तक उसने अंधेरे में उसकी हिफाजत की थी। हर बार जब उसे लगता था कि ये उसकी किस्मत थी, हर बार जब उसे लगता था कि ये उसकी अपनी मेहनत का फल था, हर बार जब उसे लगता था कि फेट उस पर मेहरबान था, वो सब चेन हुआयान ही था। जिस इंसान से वो 300 साल तक नफरत करती रही, जिसे उसने अपने हाथों से मारने की कसम खाई थी, वही उसके रास्ते को अपने खून और जान से साफ कर रहा था। ऐसी जगह जहां वो उसे देख भी नहीं सकती थी। लुओ लिंगशुआंग एल्डर की सोल मेमोरीज से बाहर आई। उसकी आंखें धुंधली हो गईं और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सीन अभी खत्म नहीं हुआ था। आखिरी सीन में उसने फिर से इमोर्टल्स और डेमन्स की आखिरी फाइट देखी। उसने देखा कि उसकी अपनी हेट गिविंग स्वॉर्ड ने चेन हुआयान के चेस्ट को चीर दिया था। दोनों हेवनली वेनेरेबल रेम पर थे। चेन हुआयान की ताकत के साथ वो उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को आराम से रोक सकता था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। ऐसा लगा जैसे वो खुद ही उसके आगे आ गया हो। यहाँ तक कि जब स्वॉर्ड उसके जिस्म के पार गई, उसने साफ देखा कि उसके होठों पर एक स्माइल थी। वो स्माइल कोई मजाक या दर्द की नहीं थी, बल्कि रिलीफ की थी। ऐसे जैसे उसने कोई बहुत भारी बोझ उतार दिया हो, जैसे वो कह रहा हो, चलो आखिरकार ये खत्म हुआ। लुओ लिंगशुआंग का जिस्म जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, जैसे किसी ने पपेट की स्ट्रिंग्स काट दी हो। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके नेल्स स्किन में धंस गए और उंगलियों से खून टपकने लगा, लेकिन उसे कोई पेन फील नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके दिल का दर्द बाकी सारे दर्द से कहीं ज्यादा था। कांपते हुए उसने अपने स्टोरेज बैग से कुछ निकाला। फेदर इमोर्टल स्वॉर्ड, ये वही ट्रॉफी थी जो उसने चेन हुआयान से ली थी। चेन हुआयान के गायब होने के बाद स्वॉर्ड बैटलफील्ड पर गिर गई थी और उसने उसे रिट्रीव कर लिया था। उसने पहले सोचा था कि ये स्वॉर्ड बस एक वेपन है, बिट्रेयल का सिंबल है, पर अब उसे पता चला कि स्वॉर्ड पर से रेस्ट्रिक्शन हट चुकी थी, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला अब जिंदा नहीं था। जब रेस्ट्रिक्शन चली गई तो स्वॉर्ड स्पिरिट से एक हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल ठंडी हवा में बुझते हुए दी की तरह, लेकिन उसने इसे साफ सुना। वेल डन जूनियर सिस्टर, ये तुम्हारे सीनियर ब्रदर की किस्मत थी। वो चेन हुआयान की आवाज थी, भारी और कमजोर, पर वही पुरानी जेंटलनेस के साथ। सीनियर ब्रदर जा रहा है एक बहुत बहुत दूर की जगह पर। मेरे जाने के बाद अपना ध्यान रखना। तुम्हें आगे का रास्ता अकेले चलना होगा। आई एम सॉरी लिंगशुआंग, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। आवाज धीरे धीरे बंद हो गई और स्वॉर्ड स्पिरिट फिर से खामोश हो गई। लुओ लिंगशुआंग जमीन पर बैठ गई, फेदर इमोर्टल स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेकर, जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। वो रोई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, उसके शोल्डर्स हिल रहे थे और वो रोने लगी। 300 साल तक उसने एक अपॉलॉजी का वेट किया था और आखिरकार उसने वो सुन लिया, लेकिन कहने वाला अब वहां नहीं था। सीनियर ब्रदर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? लिंगशुआंग को सॉरी नहीं चाहिए। लिंगशुआंग को अपने सीनियर ब्रदर चाहिए। वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। खंडर के ऊपर ठंडी हवा चलती रही और पुराने पाइन ट्री की ब्रांचेस हवा में हिलती रही।
जैसे किसी की तरफ से कह रही हूँ, डरो मत, मत रो, लिंग शुआंग। इसी मोमेंट पर मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और मेरे सामने एक अंधेरी सीलिंग थी। मेरा जिस्म इतना भारी था जैसे लीड से भरा हो। मैंने सबकॉन्शियसली अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर फील करने की कोशिश की, पर मेरा डेंटियन बिल्कुल खाली था और मेरी मेरिडियंस एक सूखी हुई नदी की तरह थी। मुझे स्पिरिचुअल पावर का एक छोटा सा सिग्नल भी नहीं मिला। मैं फिर से एक आम मॉर्टल बन चुका था। लेकिन मैंने अपनी बॉडी को हिलाने की कोशिश की और पाया कि भले ही मेरा कल्टीवेशन चला गया था, पर मेरी मसल्स की स्ट्रेंथ और मेरी बोन्स की हार्डनेस अभी भी वैसी ही थी और मेरा फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन बचा हुआ था। 300 साल के कल्टीवेशन से जो बॉडी स्ट्रांग हुई थी वो पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि मैं थोड़ा बहुत फील कर सकता था कि ब्लू स्टार पर भी फॉलिंग क्लाउड कॉन्टिनेंट जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, भले ही वो बहुत कमजोर थी। मैं बेड से उतरा और लगभग गिरने लगा। जो कुछ भी मुझे दिख रहा था वो बहुत अजीब और अनरियल लग रहा था। ये एक रेंटेड रूम था, लगभग 10 स्क्वायर मीटर्स का, पर ये वो रूम नहीं था जिसे मैं जानता था। वॉल पर पिंक ग्राफिटी थी, टेबल पर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की एक रो थी और पिंक शीट्स और ब्लैंकेट्स थे। विंडो सिल पर एक टेडी बेयर भी रखा था। ये किसी लड़की का रूम था। मेरा वो रेंटेड रूम जहां मैं ट्रांसमाइग्रेशन से पहले रहता था अब मेरा नहीं रहा। लैंडलॉर्ड ने शायद पिछले 3 सालों में किसी और को रेंट पर दे दिया था। विंडो से बाहर देखने पर मुझे टॉल बिल्डिंग्स और हैवी ट्रैफिक दिखा। ये अर्थ ही है, मैं सच में वापस आ चुका हूं। मेरे सीने में एक बहुत बड़ा इमोशन जगा। 300 साल मैंने उस डैम्ड कल्टीवेशन वर्ल्ड में 307 साल तक स्ट्रगल किया था। एक 18 साल के लड़के से एक सुप्रीम इमोर्टल बनने तक और फिर एक डेमोनिक स्वॉर्ड से छिदे हुए कॉर्प्स बनने तक। अब मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। मैंने आसपास देखा और बेड साइड टेबल पर एक सेल फोन देखा। स्क्रीन पर जो डेट थी उसे देखकर मैं दंग रह गया। ब्लू स्टार पर 3 साल बीत चुके थे। मेरा दिमाग खामोश हो गया। वो सिस्टम जो 300 सालों से शोर मचा रहा था वो भी गायब हो चुका था। मैं जाने ही वाला था और अपना चेहरा साफ करने के लिए एक टिश्यू उठाया, तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला जिसमें से स्टीम का एक क्लाउड निकला। फिर एक टॉवल में लिपटी हुई फिगर बाहर आई जिसके पिंक बाल गीले थे और शोल्डर्स पर बिखरे थे और स्टीम के पीछे से उसका खूबसूरत चेहरा दिखा। वो लड़की अभी भी अपने बाल सुखा रही थी। उसकी आंखें थोड़ी स्लीपी थी। फिर उसने मुझे देखा और हम दोनों ने एक दूसरे को लगभग 3 सेकंड्स तक देखा, इससे पहले कि वो ऐसी चीखी कि मेरे कान के पर्दे लगभग फट गए। वो लड़की चीखी और 2 कदम पीछे हट गई, एक हाथ से टॉवल को टाइट पकड़ती हुई और दूसरे से सिंक से शावर जेल की बोतल उठाकर मेरी तरफ फेंक दी। परवर्ट, परवर्ट, तुम अंदर कैसे आए? बाहर निकलो। शावर जेल की बोतल सीधे मेरे फोरहेड पर लगी जिससे दर्द के मारे मैं डगमगाने लगा। वेट वेट, मैं कोई परवर्ट नहीं हूं, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं पुलिस को कॉल कर रही हूं। वो सच में अपना फोन निकालकर डायल करने लगी। तभी हमने पड़ोसी को दरवाजा खटखटाते सुना। अंदर क्या चल रहा है? क्या हम पुलिस को कॉल करें? खत्म, मैं अब इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं थोड़ा भी रुका तो मुझे सच में परवर्ट समझकर अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर विंडो को पुश किया और बाहर जंप लगा दी। ये 3rd फ्लोर था, लगभग 8-9 मीटर्स ऊपर। किसी आम इंसान के लिए ये जंप फेटल या क्रिपलिंग हो सकती थी, लेकिन मैंने देखा कि जब मैं लैंड हुआ तो मेरे न्यूज थोड़े बेंट हुए और मेरे पैर बिना किसी ट्रेमर के जमीन पर टाइट खड़े थे। बिल्कुल, मेरा फिजिकल ट्रेनिंग फाउंडेशन अभी भी वहां था। हेवनली वेनेरेबल रेम पर 300 साल की टेम्परिंग बेकार नहीं गई थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जितना तेज हो सके उतना तेज भागा। हवा मेरे चेहरे पर लग रही थी। इसमें कार एग्जॉस्ट और सिटी डस्ट की स्मेल थी जो सिर्फ अर्थ पर मिलती है, अनप्लीजेंट पर बहुत फैमिलियर। लगभग 10 मिनट्स तक भागने के बाद जब श्योर हो गया कि कोई पीछे नहीं है, मैं रुका, आगे झुककर सांस लेने लगा। सड़क के किनारे लगे बिलबोर्ड्स पर ऐसी न्यूज चल रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। सड़क पर लोग जल्दी जल्दी चल रहे थे। सभी के चेहरे पर टेंशन और डर दिख रहा था। ये नॉर्मल नहीं था। मुझे याद है ये सड़क पहले लोगों से भरी रहती थी जो आराम से घूमते थे, पर अब इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि मैंने कुछ देखा। एक टेलीफोन पोल पर एक पीला पड़ा हुआ पेपर था। शायद हवा, धूप और बारिश की वजह से उसके एजेस मुड़ चुके थे और उसका कलर काफी फेड हो गया था, पर कंटेंट अभी भी लेजिबल था। सेंटर में मेरी फोटो थी और उसके नीचे 4 शब्द लिखे थे, मिसिंग पर्सन नोटिस। उसके नीचे हैंड रिटन वर्ड्स की एक लाइन थी। हैंड राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी। लिखने वाले का हाथ शायद कांप रहा होगा। वायान, तुम्हारी आंट तुम्हें ढूंढ रही है, अगर तुम इसे देखो तो प्लीज कांटेक्ट करो। इसके बाद एक फोन नंबर था और नीचे सिग्नेचर था, जियांग यिक्स्यू। मैं उस टेलीफोन पोल के नीचे बैठ गया। उस पेपर को काफी देर तक घूरता रहा, इतना कि वहां से गुजरने वाली दादियां भी मुझे अजीब तरह से देखने लगी। आंटिये, मैं घर आ गया हूँ। मैं आखिरकार घर आ गया हूँ। मैं अपने घर की तरफ भागा, अपनी मेमोरी को फॉलो करते हुए। मेरी आंट का अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स काफी पास था, लगभग 3 बस स्टॉप्स की दूरी पर। मैं इस रास्ते से हर रोज स्कूल जाता था। मैं आंखें बंद करके भी इस रास्ते पर बिना भटके चल सकता था। जब मैं कॉम्प्लेक्स के एंट्रेंस पर पहुंचा तो मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने एक गहरी सांस ली। दरवाजा खटखटाया, पर एक अनजान 40 साल के आदमी ने दरवाजा खोला। तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं पहले यहाँ रहता था। यहाँ पहले रहने वाले कहाँ गए? एक वुमन, लगभग 30 साल की। ओह, तुम पिछले टेनेंट की बात कर रहे हो? वो काफी पहले यहाँ से चली गई, लगभग 2 साल पहले। मैं बाद में यहाँ शिफ्ट हुआ। क्या आपको पता है वो कहाँ गई हैं? नहीं, मैंने लैंडलॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और मैं पिछले टेनेंट से कभी नहीं मिला। दरवाजा बंद हो गया और मैं उस हॉलवे में काफी देर तक हैरान खड़ा रहा। डरो मत। अभी भी एक फोन नंबर है जो मिसिंग पर्सन नोटिस पर लिखा था। मैं वापस उस टेनेंट के दरवाजे पर गया और फिर से नॉक किया। अब क्या है?
आदमी के चेहरे पर गुस्सा और इम्पेशंस था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका फोन 1 मिनट के लिए बोरो कर सकता हूँ? बस एक कॉल करनी है, जल्दी हो जाएगी। आदमी ने थोड़ा हेसिस्टेट किया, शायद ये देखकर कि मैं एंक्शियस लग रहा हूँ और कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। फिर भी उसने फोन दे दिया। मैंने नंबर डायल किया। दी नंबर यू डायल्ड इज आउट ऑफ सर्विस। मैंने फिर से डायल किया। द नंबर यू डायल्ड इज आउट ऑफ सर्विस। मैं परेशान हो गया। मैं पुलिस स्टेशन जाने ही वाला था ताकि उनका हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर रिकॉर्ड चेक कर सकूं। मुझे उनकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन से उनके नए एड्रेस का पता चल जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी आधे रास्ते ही पहुंचा था कि आसमान का रंग बदल गया। ये वैसा बदलाव नहीं था जो क्लाउडी डे पर होता है, बल्कि आसमान में अचानक एक अजीब ब्लैक मिस्ट दिखने लगा जो नीले आसमान पर इंक की तरह बहुत तेजी से फैल रहा था। उसके तुरंत बाद सड़क पर लोग चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। एक मॉन्स्टर आ रहा है, भागो, ये एक और स्पेशल रिफ्ट है, सबवे स्टेशन की तरफ भागो, अंडरग्राउंड सेफ है। मैं सड़क पर खड़ा हो गया, अपने आसपास के लोगों को डर के मारे भागते हुए देखने लगा। भीड़ पूरी तरह से पैनिक में थी। एक डेमोनिक बीस्ट, एक स्पेशल रिफ्ट, ये ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार पर डेमोनिक बीस्ट कब से आने लगे, लेकिन अगले ही सेकंड में समझ गया। उस ब्लैक मिस्ट में एक रिफ्ट खुला। भले ही वो ज्यादा बड़ा नहीं था, पर एक टाइगर जैसा डेमोनिक बीस्ट जो लगभग 2 मंजिल ऊंचा था, उसमें से बाहर निकलने के लिए काफी था। उसका जिस्म जेट ब्लैक आर्मर लाइक स्केल्स से ढका था। उसकी आंखें एक अजीब ग्रीन लाइट से चमक रही थीं और उसके बड़े फैंक्स से थिक ब्लड टपक रहा था। मैंने उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस को सेंस किया। गोल्डन कोर स्टेज से नीचे, ये शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर था, पर ब्लू स्टार के आम लोगों के लिए ये एक एपोकैलिप्टिक मॉन्स्टर था। वो भागती हुई भीड़ पर झपट पड़ा। उसी पल मैंने 3 यंग लोगों को देखा, 2 लड़के और एक लड़की, शायद अपने अर्ली 20s में, जो सबसे स्लो भाग रहे थे। उनके पास पीछे मुड़कर देखने का भी वक्त नहीं था। उस टाइगर लाइक मॉन्स्टर के बड़े क्लॉज नीचे आए, एक ब्लड मिस्ट ब्लास्ट हुआ और वो 3 यंग लाइव्स मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। पीछे उनकी हड्डियां तक नहीं बची। मैंने अपनी मुट्ठी बनाई, अपने अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने की कोशिश की, पर वहां कुछ नहीं था। मैं कभी रिफाइनिंग स्टेज के थ्रेसा होल्ड को भी टच नहीं कर सकता था, पर उन तीनों की वो कांपने वाली हालत मेरी आंखों के सामने थी। जल्द ही मेरी बारी आने वाली थी, पर कल्टीवेशन लेवल की परवाह कौन करता है। मैं कभी एक सेलेस्टियल वेनेरेबल था। मैं आगे बढ़ा। मेरे 300 साल के फाइटिंग इंस्टिंक्ट ने मुझे हवा में उछाल दिया। मैंने उस बीस्ट के नेक के साइड में एक जोर का पंच मारा। एक भारी थुड़ की आवाज आई। पंच के रिकॉइल से मेरा हाथ झटके के साथ सुन्न हो गया, लेकिन वो बीस्ट मेरे पंच से सच में 2 कदम पीछे हट गया। उसने एक डिफाइंट रोर निकाली। उसकी ग्रीन आंखें मुझ पर टिक गईं, जैसे उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि एक आम मोर्टल उसे हिला सकता है। मैं भी थोड़ा सरप्राइज्ड था। भले ही मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं था, पर इस बॉडी की ताकत मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी। भले ही इनहेरिटेड बॉडी रिफाइनमेंट 1/10 से भी कम बचा था, पर हेवनली वेनरेबल रेम कोई मजाक नहीं था। डेमोनिक बीस्ट ने फिर से अटैक किया। मैं एक तरफ हटा और रोड साइड बिल्डिंग के रुइंस से एक बाहर निकली हुई स्टील बार को पकड़ लिया। ये लगभग 1.2 मीटर्स लंबी थी और मेरे आर्म जितनी मोटी थी। मैंने उसे एक ही झटके में बाहर खींच लिया। भले ही मेरे पास इन्फ्यूज करने के लिए कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी, पर मेरे पास कुछ और था। सोल पावर स्पिरिचुअल पावर से अलग होती है। सोल पावर प्रिमोर्डियल स्पिरिट लेवल की पावर होती है। भले ही मेरा कल्टीवेशन 0 हो चुका था, पर हेवनली वेनेरेबल रेम का प्रिमोर्डियल स्पिरिट फ्रेमवर्क अभी भी वहां था और सोल पावर के रेमनेंट्स अभी भी थे। मैंने बची हुई सोल पावर को स्टील बार में इंजेक्ट किया और एक आम बिल्डिंग का कचरा मेरे हाथ में सिल्वर लाइट से चमकने वाला एक वेपन बन गया। डेमोनिक बीस्ट ने डेंजर को सेंस किया और गुस्से में दहाड़ा, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था, पीछे से तेज हवा चलने की आवाज आई। सभी यूनिट्स एक फॉर्मेशन बनाए, टैक्टिकल एनसर्कलमेंट नंबर 3। मुझे देखकर सरप्राइज हुआ कि उनके पास सच में थोड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी थी, शायद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल की। जो सबसे आगे थी, उसके पिंक बाल एक हाई पोनीटेल में बंधे थे। उसने एक टैक्टिकल यूनिफॉर्म पहना था। उसका खूबसूरत चेहरा बेहद सीरियस और फ्यूरियस दिख रहा था। वो सच में वही लड़की थी जिससे मैं रेंटेड रूम में मिला था। नहीं, इस मोमेंट पर वो एक चीता की तरह लग रही थी जो किसी भी पल अपने दुश्मन को फाड़ सकती है। उसके हाथों में एक फेंट पर्पल स्पिरिचुअल एनर्जी ग्लो कर रही थी, जो शो कर रही थी कि उसका कल्टीवेशन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल के पीक पर था। हमें इस बीस्ट को यहीं रोकना होगा। कॉमरेड्स, सिटीजन्स की लाइव्स हम पर डिपेंड करती हैं। उसके कमांड पर एक डजन से ज्यादा ब्लैक यूनिफॉर्म वाले लोगों ने एक साथ अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज की, जिससे एक नेट बन गया जिसने उस टाइगर लाइक मॉन्स्टर को सेंटर में ट्रैप कर लिया। एक टफ फाइट के बाद कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ पीछे गिरे, पर आखिरकार उस लड़की के कमांड के अंदर मॉन्स्टर मारा गया। मॉन्स्टर की लाश जमीन पर गिर गई, जिससे डस्ट का एक क्लाउड उठा। लड़की जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका फोरहेड स्वेट से कवर था। फिर सीन को क्लीन करते वक्त उसने मुझे भीड़ में देखा, जबकि मेरे हाथ में अभी भी वो चमकती हुई स्टील बार थी। हमारी आंखें मिली। उसका चेहरा व्हाइट से रेड हुआ और फिर वापस व्हाइट हो गया। शायद उसे याद आ गया था कि एक स्ट्रेंज मैन ने उसे तब देखा था जब वो अभी अभी बाथरूम से नेकेड निकली थी। बिना एक भी वर्ड बोले वो मेरी तरफ भागी और उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। इसे ले जाओ, कार में डालो। वेट, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फालतू की बातें बंद करो, चलो। और इस तरह मुझे एक ब्लैक वैन में धकेल दिया गया। मुझे उनसे पता चला कि ये ग्रुप चिकन डेमन ब्यूरो से बिलोंग करता है, जो चाइनीज गवर्नमेंट की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन थी। 3 साल पहले जिस मोमेंट पर मैं लोयुन कॉन्टिनेंट पर ट्रांसमाइग्रेट हुआ था,
ब्लू स्टार पर अचानक स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल शुरू हो गया और आने वाले मंथ्स में स्पिरिचुअल एनर्जी की कंसंट्रेशन हजारों गुना बढ़ गई। कुछ लोगों ने अपनी स्पिरिचुअल पावर अवेकन की और उन्हें सुपर पावर्स मिल गई। अथॉरिटीज ने उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक क्लासिफाई किया, लेवल बी, लेवल ए, सोल्जर, जनरल, कमांडर, एम्परर और सोवरेन। करेंटली ब्लू स्टार पर हाईएस्ट नोन लेवल सोवरेन है और कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसे बस गिनती के लोग हैं और वो पिंक बालों वाली लड़की गु मेंग्याओ जियांगहाई सिटी के चिकन डेमन ब्यूरो की कैप्टन है और जियांगकी में एक पीक सुपर पावर यूजर है। इस सिटी में वो चिकन डेमन ब्यूरो की कैप्टन है, एक पीक लेवल सुपर ह्यूमन और सिटी के सबसे बेस्ट लोगों में से एक मानी जाती है। इसके साथ ही स्पिरिचुअल एनर्जी के रिवाइवल के साइड इफेक्ट्स भी आए। स्काई में टाइम टू टाइम स्पेशल रिफ्ट्स दिखने लगे और उन रिफ्ट्स से वेरियस म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स आने लगे। ये मॉन्स्टर्स स्पिरिचुअल एनर्जी पर फीड करते थे और ह्यूमंस को मौत के घाट उतारते थे, जिसने ब्लू स्टार पर तबाही मचा दी थी। चिकन डेमन ब्यूरो इसी सिचुएशन से डील करने के लिए बनाया गया था। तो तुम आखिरकार हो कौन? गु मेंग्याओ मेरे सामने बैठी थी, हाथों को क्रॉस किए, उसकी आंखों में शक था। मैंने एक कहानी का सहारा लिया। वो रेंटेड हाउस पहले मेरा हुआ करता था। 3 साल पहले मैं अचानक किसी अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था और कल ही वापस आया हूँ। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि तुम मेरे घर में रह रही हो। मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। वो ऑब्वियसली मुझ पर फुल्ली कन्विंस नहीं थी, पर उसने तुरंत मना भी नहीं किया। टेलीपोर्टेड मतलब तुम भी एक अवेकेंड वन हो? नहीं, मेरे पास कोई सुपरनेचुरल एनर्जी फ्लक्चुएशंस नहीं है। ये सच है, मेरे पास इस वक्त कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं है। तो तुम उस मॉन्स्टर के सामने कैसे बच गए? वो तो एक कमांडर लेवल मॉन्स्टर के बराबर का मॉन्स्टर था। शायद मेरी फिजिकल कंडीशन अच्छी है इसलिए। गु मेंग्याओ ने थोड़ी देर मुझे घूरा। उसका इंट्यूशन कह रहा था कि ये आदमी सिंपल नहीं है, पर उसे मेरे अंदर कोई सुपरनेचुरल एनर्जी फ्लक्चुएशंस डिटेक्ट नहीं हो रही थी। आखिरकार उसने आगे सवाल नहीं पूछा। ठीक है, मैं अभी इस मैटर पर बात नहीं करूंगी, पर तुमने अभी कहा कि तुम्हारा अपनी फैमिली से कॉन्टेक्ट टूट चुका है। हाँ, मेरी आंट जिनका नाम जियांग येक्स्यू है, वो 3 साल पहले साउथ ऑफ द सिटी की एक पुरानी कम्युनिटी में रहती थी, पर वो अब कहीं और शिफ्ट हो चुकी हैं और उनका फोन डिस्कनेक्टेड है। क्या आप उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकती हैं? मैं ट्राई कर सकती हूँ। पिछले कुछ सालों में मॉन्स्टर डिजास्टर्स की वजह से काफी लोग मिसिंग हैं या जख्मी हुए हैं। अथॉरिटीज के पास एक मिसिंग पर्संस सिस्टम है, पर मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो उन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं। थैंक यू। उसने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर आखिरकार उसने बस एक स्नॉट किया और अपना चेहरा विंडो की तरफ घुमा लिया। वो शायद अभी भी उस रेंटेड हाउस वाली बात पर गुस्से में थी। मैंने दिल में उससे साइलेंटली माफी मांगी। मैं थोड़ा सरप्राइज था कि गु मेंग्याओ ने अथॉरिटीज को मेरी रिपोर्ट नहीं की। बाद में उसने मुझे बताया कि पिछले कुछ सालों में कुछ लोग जो अपनी एबिलिटीज अवेकन कर चुके हैं, वो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं और ऑफिशियली रजिस्टर या रिक्रूट नहीं होना चाहते। भले ही वो चिकन डेमन ब्यूरो की कैप्टन थी, पर वो इस तरह की थिंकिंग को समझ सकती थी। और वैसे भी अगर मैं सिटी के लिए कोई थ्रेट होता तो वो एक पीक जनरल होने के नाते मुझसे आराम से डील कर सकती थी, ऐसा उसका सोचना था। अगर उसे पता होता कि मैं दूसरी दुनिया का एक सेलेस्टियल वेनेरेबल हूं तो शायद उसका ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता, लेकिन मेरा उसे बताने का कोई प्लान नहीं था। इस वक्त अथॉरिटीज का अटेंशन अपनी तरफ खींचने से बस ट्रबल्स बढ़ती और मैं बस अपनी आंट को ढूंढना चाहता था। गु मेंग्याओ ने किसी से कहकर मेरे लिए एक बजट होटल अरेंज करवाया और मुझे एक फोन और नया नंबर भी दिलवाया। मैं उस ब्रांड न्यू फोन को घूरता रहा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। मैंने 300 साल से कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टच नहीं किया था। आखिरी बार मैंने अपना फोन उस रात यूज किया था जब मैं टाइम ट्रैवल करने वाला था। मैंने टेक आउट ऑर्डर किया था, फ्राइड चिकन और कोला, और मैं मजाक में डेल्टा फोर्स खेलने की प्लानिंग कर रहा था। तभी उस गंदी लाइट ने मुझे लपेट लिया और मैं खुद को कल्टीवेशन वर्ल्ड में पाया। मैं ना तो वो फ्राइड चिकन खा सका और ना ही डेल्टा फोर्स खेल सका। आंख झपकते ही 300 साल बीत गए। होटल के उस हार्ड बेड पर बैठकर मुझे अचानक सब अनरियल लगने लगा। सच में 300 साल बीत चुके हैं। मैंने अपने फोन पर न्यूज सर्च की और स्क्रीन पर मॉन्स्टर इन्वेशंस, स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल और सुपर ह्यूमंस से रिलेटेड कंटेंट्स भरी पड़ी थी। ये दुनिया कितनी बदल गई थी। 3 साल पहले ब्लू स्टार एक ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्लेनेट था, पर अब ये आधा कल्टीवेशन और आधा एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड का एक अजीब मिक्सचर बन चुका था। मैंने अपना फोन बंद किया, लेट गया और दिन भर थका होने की वजह से एक गहरी नींद में सो गया। उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं जिसमें मैंने लुओ लिंगशुआंग को देखा। वो एक ऊंची माउंटेन पीक पर खड़ी थी, डेमन रेम के समिट पर, जो उसकी पावर का सेंटर था, उस एम्पायर की पिनाकल जिसे उसने हाथों से बनाया था। रात बिल्कुल काली थी, मिल्की वे चमक रही थी, पर स्टार लाइट उसके सफेद बालों पर रिफ्लेक्ट हो रही थी, जिससे उसका चेहरा और सफेद लग रहा था। वो वहां अकेली खड़ी थी, बिना किसी सेना के, बिना सर्वेंट्स के, बिना किसी चीज के। मैंने उसके हाथ में एक चीज नोटिस की, फेदर इमोर्टल स्वॉर्ड। उसने स्वॉर्ड को जोर से पकड़ा था, जैसे किसी तरह की जिद को पकड़ रखा हो। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और उसके आंसू एक एक करके गिरने लगे, जैसे वो धीरे से कुछ कह रही हो। मेरे फोन की रिंग बजी, जिससे मेरी नींद टूट गई। गु मेंग्याओ की आवाज आई, चेन हुआयान। उसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी, रुक रुक कर, जैसे वो अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुन रही हो। मिल गए, हाँ मिल गए। सुजो पर 1 साल पहले बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और पूरी सिटी तबाह हो गई। सुजो को इस वक्त अथॉरिटीज ने एस लेवल रेस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। पूरी सिटी बड़े मॉन्स्टर्स से भरी पड़ी है, कम्युनिकेशंस कट है और किसी सर्वाइवर का कोई सिग्नल नहीं मिला है। क्या वो जिंदा है? अभी उनका कोई सिग्नल नहीं है। क्या वो जिंदा है? करेंटली उनकी मौत का कोई कंफर्म रिकॉर्ड नहीं है और ना ही जिंदा होने का कोई सबूत है, पर सच कहूं तो चांसेस बहुत कम है। आई एम सॉरी। मेरा हाथ जो फोन पकड़े था
वो कांप रहा था। आंटिये, मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड में 300 साल तक बस आपको देखने के लिए लड़ता रहा, पर अब मैं वापस आ गया हूँ। आप कहाँ हैं? फोन हैंग अप करने के बाद मैं वहां बिना हिले काफी देर तक बैठा रहा। सारी मेमोरीज वापस दिमाग में आने लगी। जब मैं छोटा था और बीमार था तो मेरी आंट ने मुझे 10 से ज्यादा स्ट्रीट्स तक उठाकर चलाया था ताकि कोई क्लिनिक मिल सके जो अभी भी खुला हो। उनके कपड़े पूरी तरह स्वेट से भीगे थे और उनके आर्म्स कांप रहे थे जब उन्होंने मुझे गले लगाया था। उस वक्त वो सिर्फ 17-18 साल की थी, पर वो एक एडल्ट की तरह स्ट्रांग थी। स्कूल के बाद वो हमेशा गेट पर टाइम पर मेरा वेट करती थी, मेरे फेवरेट रोस्टेड चेस्टरनट्स लेकर। ठंड के दिनों में वो मेरे सोने से पहले हॉट वाटर बॉटल से मेरा बेड गर्म करती थी, ये कहकर कि अगर बेड ठंडा होगा तो मैं ठीक से सो नहीं पाऊंगा। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के साल उन्होंने पूरे दिन बिना लंच किए एग्जाम हॉल के बाहर मेरा वेट किया था। उन्होंने कभी थकने की शिकायत नहीं की और कभी मुश्किलों का रोना नहीं रोया। मुझे पता है उन्होंने एक अनमैरिड वुमन होकर किसी और के बच्चे को अकेले कैसे पाला, ये कितना मुश्किल था। उन्होंने अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट ईयर्स मुझे दे दिए। विंडो के बाहर एक तेज अलार्म बजी और मेरे फोन पर एक इमरजेंसी नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। मॉन्स्टर इन्वेशन अलर्ट। सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट है कि वो तुरंत अंडरग्राउंड एयर रेड शेल्टर्स में चले जाएं। ये फिर से आ गए, वापस वही मॉन्स्टर्स। लेकिन मैं नहीं हिला। मेरे भागने के इंस्टिंक्ट, मेरे दिमाग के जजमेंट और मेरी सर्वाइवल की डिजायर पर एक बहुत ही पुराना और गुस्से से भरा इमोशन हावी हो गया। गुस्सा। 300 साल तक मैंने हर तरह की तकलीफ झेली, हर रास्ता अपनाया, सभी से गद्दारी की, बस वापस आने के लिए। पर जब मैं वापस आया तो मेरी फैमिली चली गई थी, मेरा घर चला गया था, सब कुछ खत्म हो गया था। बस मॉन्स्टर्स और खंडर बचे थे। मैं खड़ा हुआ और विंडो की तरफ गया। एक ठंडी हवा अंदर आई जिसमें दूर से एक्सप्लोशंस और लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जमीन नीचे लगभग 20 मीटर्स थी और होटल काफी ऊपर फ्लोर पर था। मैं विंडो सिल पर खड़ा हो गया। नीचे खौफनाक सड़क थी जहां मॉन्स्टर्स लोगों का पीछा कर रहे थे। पर ठीक उसी मोमेंट पर मुझे अपने अंदर कुछ अजीब फील हुआ। मेरे अंदर कुछ उठ रहा था, जैसे कोई नदी जो काफी वक्त से जमी हुई थी अब पिघलना शुरू हो गई हो। एक पतली सी थ्रेड लाइक स्पिरिचुअल एनर्जी ऑटोमेटिकली आसमान और जमीन से मेरे जिस्म में आने लगी। मेरे डेंटियन में उस सूखी हुई नदी के ढेर पर एक हल्की सी रोशनी चमकी। ज्यादा नहीं, पर वो सच में वहां थी। मेरा कल्टीवेशन लेवल अब कहीं रिफाइनिंग स्टेज पर पहुंच चुका था और मुझे कल्टीवेट करते हुए बस एक दिन हुआ था। कल जब मैं वापस आया था तो मेरी बॉडी एक मोर्टल स्टेट में थी, पर आज इसने ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया, जैसे मेरा पुराना कल्टीवेशन धीरे धीरे वापस आ रहा हो। सेलेस्टियल वेनेरेबल रेम का डेंटियन कंटेनर अभी भी वहां था। पुराना कल्टीवेशन पाथ और इंटेंट की अंडरस्टैंडिंग भी वही थी। अब बस डेंटियन को फिर से भरने की बात थी और इसकी स्पीड आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज थी। भले ही कई रिफाइनिंग स्टेज की स्पिरिचुअल पावर बहुत कम थी, पर मेरे 300 साल के इंटेंट और कल्टीवेशन मेथड के साथ मिलकर ये काफी थी। मैंने 10th फ्लोर से जंप लगा दी और जैसे ही मैं लैंड हुआ स्पिरिचुअल पावर ने मेरे पैरों में रोटेट होकर इंपैक्ट को खत्म कर दिया। मेरे सामने डेमोनिक बीस्ट्स का एक ग्रुप था जो सिटीजन्स का पीछा कर रहा था। दर्जन्स ऑफ ग्रे वुल्फ शेप्ड डेमोनिक बीस्ट्स जो साइज में काफ के बराबर थे और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर थे। मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक ट्रांसपेरेंट लगभग इल्यूसरी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड में कंडेंस किया, अपनी की रिफाइनिंग स्टेज की पावर के साथ हेवनली। वेनेरेबल स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना ऐसा ही था जैसे छोटा घोड़ा बड़ी गाड़ी खींच रहा हो, पर तकनीक और इंटेंट का डिफरेंस इस कल्टीवेशन गैप को खत्म करने के लिए काफी था। जैसे ही मैंने अपनी स्वॉर्ड निकाली, एक ख्याल की तरह सिल्वर व्हाइट स्वॉर्ड और रात के आसमान में फैल गई। उसका आर्क एक ब्यूटीफुल क्रेसेंट मून की तरह था। एक ही झटके में जैसे ही वो स्वॉर्ड ऑरा निकली, सामने के दर्जन्स ऑफ ग्रे वुल्फ डेमन बीस्ट्स के जिस्म एक साथ फ्रीज हो गए और फिर दो हिस्सों में फट गए। उनके कॉर्प्स जमीन पर गिर गए। एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से वो सभी साफ हो गए। कुछ सिटीजन्स जो अभी तक सबवे स्टेशन में एस्केप नहीं कर पाए थे, ये नजारा देखकर दंग रह गए। उनके मुंह खुले के खुले रह गए। एक मिडिल एज्ड मैन तो ये तक भूल गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। वो ठोकर खाकर सीधे मुंह जमीन पर गिरा, लेकिन मैं नहीं रुका। आसमान के क्रैक्स से और भी डेमोनिक बीस्ट्स निकलने लगे, वुल्फ लाइक, स्नेक लाइक, ईगल लाइक और कई तरह के, पर सभी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर थे। मैं उन पर एक पागल की तरह टूट पड़ा। हर एक डेमोनिक बीस्ट को मारने के साथ मैं उसकी स्पिरिट को डेवोर कर लेता था। उन स्पिरिट्स में जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो मेरे डेंटियन में भरने लगी, उस बड़े कंटेनर को फील करने लगी और मेरा कल्टीवेशन लेवल तेजी से बढ़ने लगा। ये फीलिंग ऐसी थी जैसे सदियों से सूखे रेगिस्तान पर अचानक कोई तूफानी बारिश हो गई हो। मेरी मेरिडियंस का हर एक इंच ग्रीडी होकर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था। मुझे नहीं पता मैंने कितनों को मारा, बस इतना जानता हूं कि जब वो रात खत्म हुई तो मेरा कल्टीवेशन लेवल फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर आ चुका था। मेरे कपड़े डेमोनिक बीस्ट्स के खून से भीगे थे, साथ में मेरे खुद के वुंड्स का खून भी मिला था, पर मेरी आंखों में एक आग चमक रही थी। आंटिये, मेरा वेट करना, आप चाहे जहां भी हो, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। आने वाले वीक्स में मैंने लगभग एक क्रेजी स्पीड से मॉन्स्टर्स का शिकार किया। दिन में सिटी के आउटस्कर्ट्स पर घूमता और रात को सुनसान रूइंस में कल्टीवेट करता, जिससे मेरा कल्टीवेशन लेवल स्टीडीली बढ़ता गया। अर्ली गोल्डन कोर स्टेज, मिड गोल्डन कोर स्टेज, पीक गोल्डन कोर स्टेज। हर एक ब्रेक थ्रू बेहद स्मूथ था, जैसे किसी रास्ते पर पहले चले हों और अब दूसरी बार चल रहे हों। हर एक स्टेप कल्टीवेशन का बिल्कुल परफेक्ट था। तीसरी वीक के एंड तक मैं गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, नेसेंट सोल स्टेज के थ्रेशोल्ड को टच करते हुए, जो ब्लू स्टार वर्ल्ड के 10th टियर कमांडर लेवल एबिलिटी यूजर के बराबर था। मैंने चिकन डेमन ब्यूरो के लोगों से बचने की पूरी कोशिश की, क्योंकि मैं कोई नया लफड़ा नहीं चाहता था, पर जो होना था वो होकर ही रहा। उस शाम जियांगहाई सिटी के ऊपर का आसमान फिर से फट गया, पर इस बार क्रैक पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। इतना बड़ा कि एक पूरा फुटबॉल फील्ड उसमें समा सके। ब्लैक मिस्ट उबलते हुए इंक के समंदर की तरह दिखने लगी और उस क्रैक से एक ऐसी डेमोनिक ऑरा निकली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। 3 किलोमीटर दूर खड़े रहने पर भी मुझे वो डर और प्रेशर फील हो रहा था। नेसेंट सोल नहीं, सिर्फ नेसेंट सोल नहीं, पीक नेसेंट सोल, जो लगभग डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के
पास पहुंच रहा था। उस क्रैक से एक कोलोसल क्रिएचर बाहर निकला, एक जाइंट पाइथन जिसका जिस्म इंक की तरह काला था और स्केल्स पर पर्पल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही थी। वो सिटी के सीवर पाइप जितना मोटा था, उसकी टेल तो दिख भी नहीं रही थी, लगभग 100 मीटर्स लंबा। वो जियांगहाई सिटी के ऊपर कॉइल होकर बैठ गया और जब उसने अपनी टंग बाहर निकाली तो आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि वो बोला, यहाँ ह्यूमन ऑरा काफी ज्यादा है। बहुत अच्छा, वो इंसानी लैंग्वेज बोल रहा था क्योंकि उसने स्पिरिचुअल एसेंस डेवलप कर लिया था। ये सच में एक ग्रेट डेमन था और उसके पीछे थोड़े लोअर लेवल के अनगिनत डेमोनिक बीस्ट्स आ रहे थे। चिकन डेमन ब्यूरो मोबिलाइज हो चुकी थी। ना सिर्फ गुमेंगयाओ की जियांगहाई सिटी ब्रांच, बल्कि ऊपर से एक कमांडर लेवल एबिलिटी यूजर भी आया था, लिन तियान। भले ही लिन तियान एक यंग मैन था, पर उसकी आंखें गहरी थीं जो दिखाती थीं कि उसने काफी फाइट्स की हैं। उसके जिस्म से एक मेटालिक स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन निकल रही थी। उसकी एबिलिटी एक बड़ी फायर ब्लेड में बदल चुकी थी और वो स्पिरिचुअल प्रेशर भी रिलीज कर सकता था। कमांडर लेवल पीक जो गोल्डन कोर पीक के बराबर है, लेकिन इस फेमस मॉन्स्टर के सामने वो बस मुश्किल से ही खुद को बचा पा रहा था। 10 मिनट से भी कम समय में लिन तियान को उस अंधे टेल से जोर का झटका लगा जिसने उसे 3 बिल्डिंग्स के पार फेंक दिया और वो खून की उल्टी करते हुए रुका। वो खंडहर के बीच घुटनों के बल बैठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ चुका था। वो हैंडसम था, पर एक नेसेंट सोल डेमन के सामने वो पेपर की तरह कमजोर था। चिकन डेमन ब्यूरो के बाकी लोगों का हाल तो और भी बुरा था। इस बैटल में सैकड़ों सुपर ह्यूमंस मौके पर ही मारे गए, कुछ को तो जाइंट स्नेक ने 2 हिस्सों में काट दिया और अनगिनत लोग सीरियसली इंज्योर हो गए। हेडक्वार्टर्स से रीइंफोर्समेंट्स अभी तक क्यों नहीं आई? डैम इट, क्या वो हमें मरने के लिए भेज रहे हैं? मेडिकल सुपर ह्यूमंस कहां हैं? लिटरली अब और होल्ड नहीं कर सकती। एक ब्लॉन्ड यंग लड़के ने अपनी गोद में जख्मी लड़की को पकड़ते हुए चिल्लाकर कहा। वो दोनों जियांगहाई सिटी के चिकन डेमन ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव्स थे और वो खून से लथपथ लड़की उसकी लवर थी। कैप्टन, पूरी मेडिकल टीम खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ डर नहीं था, वो बिल्कुल डिस्पेयर थी। ये सिर्फ एक कमांडर लेवल पावर नहीं है, ये तो एक एम्पर लेवल पावर है। इस तरह की पावर के सामने हम सब बस अपनी जान गंवा रहे हैं। कैप्टन, क्या हमें पीछे हटना चाहिए? उस यंग लड़के ने अपने आंसू पोंछे, फिर एक रेजोल्यूट एक्सप्रेशन दिखाया। उसने कांपते हुए एक लाइटर निकाला और एक मॉस्किटो कॉइल जलाई। अपनी आंट को लेकर पीछे हटो, उन्हें प्रोटेक्ट करो। कैप्टन, क्या आप पागल हो गए हैं? कॉमरेड, बाकी टीम्स अभी भी बहादुरी से लड़ रही हैं। हमारे पीछे मिलियंस ओएनएफ जियांगहाई सिटीजंस हैं, करोड़ों लोग हैं। अगर हम पीछे हट गए तो उनका क्या होगा? बाकी सब, मैं मरने से डरता हूं, पर मेरे साथ चलो। उन टीम मेंबर्स के चेहरे पर भी मौत के लिए तैयार होने के एक्सप्रेशंस थे। दूसरी तरफ गु मेंग्याओ को एक अंधे टेल से झोर का झटका लगा और वो 10 मीटर दूर एक उल्टी हुई बस से टकराकर बेहोश हो गई। नरीमा वहां आराम से लेटी रही, उसकी टंग मजाक उड़ाते हुए हिल रही थी। उसके लिए ये ह्यूमंस बस चींटियों की तरह थे जिन्हें वो एक उंगली से कुचल सकती थी। बोरिंग। क्या इस दुनिया के ह्यूमंस सच में इतने कमजोर हैं? इन्हें मारने में कोई मजा नहीं है। लेकिन अगले ही मोमेंट उसने अंधेरे से एक आदमी को आते देखा जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके स्टेप्स बिल्कुल हार्मलेस थे। खंडहर का धुआं और धूल अभी तक गायब नहीं हुआ था और फायरलाइट ने मेरा प्रोफाइल रोशन कर दिया। नरीमा ने अपना सिर नीचे किया, उसकी टंग मेरे चेहरे पर हिल रही थी। वो मेरा कल्टीवेशन लेवल सेंस कर सकता था। पीक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट, जो उसकी आंखों में एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। फिर भी उसे अपनी सोल की गहराई में एक ठंडक फील हुई, जैसे उसके कॉन्शियसनेस में कुछ एच्ड हो, जिससे मेरे सामने खड़ा इंसान उसे थोड़ा फैमिलियर लगा। पर एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर उसके सालों के कल्टीवेशन के सामने कैसे टिक सकता था? एक और मौत को दावत देने आया है? मैं कुछ नहीं बोला। मेरे डांटियन में स्पिरिचुअल एनर्जी तेजी से सर्कुलेट हो रही थी, एक ऐसे कल्टीवेशन पाथ के मुताबिक जो मेरे करंट रियल्म से काफी ऊपर था। ये एक सीक्रेट टेक्निक है जिसे मैंने पिछली जिंदगी में बनाया था, येलो स्प्रिंग फिंगर, एक हेवनली वेनरेबल लेवल किलिंग मूव। ये किलिंग मूव सोल की पावर को एक गाइड के रूप में और हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ब्लेड की तरह यूज करता है, जिसे एक ही फिंगर में कंडेंस किया जाता है। फिंगर स्ट्राइक के शुरू में ये येलो स्प्रिंग्स टाओइस्ट टेंपल की तरह होता है, जहां सभी स्पिरिट्स एनहिलेट हो जाती हैं। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट पी कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल पावर से इस सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करना ऐसा है जैसे एक बाउल में नदी को रोकने की कोशिश करना। बॉडी को काफी बड़ा बैकलेश झेलना पड़ेगा, पर क्या मैं अभी भी ये अटैक कर सकता हूं? क्योंकि ये नहीं है कि आपके पास कितनी स्पिरिचुअल पावर है, बल्कि ये है कि आपकी दांव की अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी है। 300 साल की कॉम्प्रिहेंशन और जो इन्फ्यूजन सिस्टम ने मुझे पहले दिया था वो काफी गहरा था। नरीमा अब इंपेशेंट हो गया और उसने अपनी टेल घुमाई जिसमें एक ऐसी टेरिफाइंग फोर्स थी जो एक पहाड़ को खंडहर बना सकती थी। मैं आखिरी सेकंड पर एक तरफ हटा, टेल मेरे कपड़ों को छूती हुई जमीन पर लगी, जिससे 100 मीटर के रेडियस में एक गहरा क्रेटर बन गया। मैंने हवा में 3 बार सोमर असॉल्ट किया ताकि खुद को स्टेडी कर सकूं और लैंड होने से पहले मेरी राइट इंडेक्स फिंगर आगे बढ़ी और उसकी टिप पर एक अजीब ब्लू लाइट इकट्ठा होने लगी। वो लाइट स्पिरिचुअल पावर की कोई ब्राइट ब्रिलियंस नहीं थी, बल्कि एक गहरी अंधेरी रोशनी थी, जैसे किसी अबीस में कोई स्पिरिचुअल फायर जल रही हो। अरिमा के प्यूपिल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो गए। उसने सेंस कर लिया था उस छोटी सी लगभग नेग्लिजिबल पॉइंट ओएनएफ लाइट में एक टेरिफाइंग पावर थी जो उसे एनहिलेट कर सकती थी, जिसमें उसकी पिछली और प्रेजेंट दोनों लाइव्स शामिल थीं। इम्पॉसिबल, तुम बस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर हो। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, मेरी फिंगर ने पॉइंट किया। येलो स्प्रिंग फिंगर। एक अजीब ब्लू लाइट की बीम मेरी फिंगर टिप से निकली और हवा से गुजरते हुए एक शार्प व्हिस्लिंग साउंड आने लगी। वो साउंड ऐसी नहीं थी जैसे लाइट मूव कर रही हो, ये ऐसी थी जैसे स्पेस खुद टीयर हो रहा हो। वो बीम ऑन एफ लाइट इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से दिख भी नहीं सकती थी। अरिमा के प्यूपिल्स में वो लाइट रिफ्लेक्ट हुई। वो लाइट, फिर उसकी टंग एक्सप्लोर हो गई
और ब्लैक ब्लड का एक तूफान वाटरफॉल की तरह बहने लगा। वो एनॉर्मस पाइथन कंट्रोल खो बैठा और हवा से नीचे गिर गया। सिटी के स्ट्रीट्स पर गिरते ही उसने हंड्रेड्स ऑन एफ मीटर्स के रेडियस में डस्ट वेव्स खड़ी कर दी। एक नेसेंट सोल डेमन एक ही फिंगर से तबाह। मैं जमीन पर लैंड हुआ पर मेरा राइट आर्म कांप रहा था। ये एक हाई लेवल टेक्निक को जबरदस्ती यूज करने का बैकलेश था। मेरी मेरिडियंस में कई बारीक क्रैक्स आ चुके थे। मेरे मुंह के कोने से थोड़ा खून निकला और मेरे आसपास चिकन डेमन ब्यूरो के बचे हुए सभी लोग दंग रह गए। लिन तियान खंडहर से बाहर निकला, डस्ट से ढका हुआ। उसका चेहरा डिसबिलीफ से भरा था। उसने एक ऐसे यंग मैन को देखा जो देखने में काफी कमजोर लग रहा था, पर उसने एक ही फिंगर से उस नेसेंट सोल डेमन को मार दिया जो आधे मिनट भी नहीं टिक सका। जियांगहाई सिटी में ऐसा इंसान कब आया? लेकिन इससे पहले कि वो अपने शॉक से बाहर आते, आसमान फिर से फट गया। इस बार क्रैक पहले से कहीं बड़ा और गहरा था और उससे निकलने वाली ऑरा ने खून जमा कर रख दिया। अर्थ लेवल डेमोनिक एनर्जी, एक ह्यूमनॉइड सिल्यूएट उस क्रैक से बाहर निकली। हाँ, वो चलकर बाहर आया। ना तो ड्रिल किया, ना फ्लाई किया, ना सर्ज किया, बल्कि कामली और ग्रेसफुली बाहर आया, एक ऐसी एलिगेंस के साथ जो सभी लिविंग बीइंग्स को नीचे देखती थी। वो एक डेमन बीस्ट था जिसका जिस्म ह्यूमनॉइड था, चेहरा मेल था, फीचर्स इतने खूबसूरत थे कि अजीब लग रहे थे। स्किन जेड की तरह व्हाइट थी और वर्टिकल गोल्डन स्नेक आइज थी। उसने जेट ब्लैक आर्मर पहना था और उसकी पीठ पर डीप पर्पल स्केल से ढके जाइंट विंग्स फैले हुए थे जो लगभग आधे आसमान को कवर कर रहे थे। अर्थ लेवल डेमन बीस्ट, अर्थ मास्टर बॉडी। मैं वहां खड़ा हो गया, आसमान से नीचे आने वाले टेरिफाइंग प्रेशर को फील करते हुए। इस लेवल का डेमन बीस्ट, ये बीस्ट जो पूरे प्लेनेट ब्लू स्टार पर गिनती के बाहर ही दिखा है, अब जियांगहाई के इस छोटे से शहर में आ गया था। लिन तियान का चेहरा अब सिर्फ फीका नहीं बल्कि डेथली पेल हो गया था। उसने अनगिनत बैटल्स देखी थी पर कभी अर्थ लेवल के किसी बीइंग का सामना नहीं किया था, क्योंकि ब्लू स्टार पर पूरे चाइना देश में सिर्फ एक ही अर्थ लेवल एबिलिटी यूजर है और वो इंसान इस वक्त नॉर्दर्न रीजन में एक और अर्थ लेवल डेमोनिक बीस्ट के सामने डिफेंड कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, जियांगहाई सिटी के पास इस चीज से डील करने की कोई पावर नहीं थी। हेलीकॉप्टर अभी भी ऊपर घूम रहा था, सैटेलाइट सिग्नल के जरिए इस सीन को चाइना के चिकन डेमन ब्यूरो के हेडक्वार्टर्स तक भेज रहा था। कमांड रूम में बिल्कुल सन्नाटा था। बड़ी स्क्रीन पर दी शितियान की फिगर एक डेमन गॉड की तरह दिख रही थी जो जमीन पर उतर आया हो। एक दी लेवल, एक और दी लेवल, ये जियांगहाई सिटी में कैसे आ सकता है? वो तो बस एक सी लेवल डिफेंसिव सिटी है जो नॉर्दर्न रीजन में चू से कनेक्टेड है। नहीं, काफी देर हो चुकी है। सभी की आंखें स्क्रीन पर टिकी थी। दी शितियान ने अपना सिर नीचे किया, अपने पैरों के नीचे सिटी रूइंस को देखा और खंडहर में कांपते हुए चींटियों जैसे ह्यूमंस को देखा। वो मुस्कुराया, एक ऐसी स्माइल जिसमें प्योर कंटेम्प्ट भरा था। अभी जो स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशन हुई वो काफी इंटरेस्टिंग थी। उसका ध्यान मुझ पर गया। तुमने मेरे वैनगार्ड को मारा, मैंने अपनी मुट्ठी बनाई। मेरा राइट आर्म अभी भी येलो स्प्रिंग फिंगर के बैकलेश से दर्द कर रहा था। मेरी मेरिडियंस के क्रैक्स अभी तक ठीक नहीं हुए थे। नेसेंट सोल रियलम तक भी ना पहुंचे होने के कारण एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल अर्थ रैंक डेमन बीस्ट के सामने मेरे जीतने के चांसेस 0 के बराबर थे। मैं अपने कल्टीवेशन टेक्निक का यूज करके भागने में फुल्ली कैपेबल था। हेवनली वेनरेबल लेवल मूवमेंट टेक्निक और फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्पिरिचुअल पावर के साथ मैं कम से कम उसके ट्रैकिंग रेंज से तो भाग ही सकता था। पर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे पीछे अभी भी लोग थे। बेहोश गु मेंग्याओ, जख्मी लिन तियान, चिकन डेमन ब्यूरो के मेंबर्स जो टाइम पर इवैक्यूएट नहीं हो पाए थे और इस सिटी के अनगिनत ऑर्डिनरी लोग जो अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भाग रहे थे। पर आंटी शायद अभी भी जिंदा हूं। अगर मैं यहाँ मर गया तो सुझाव में उन्हें ढूंढने कौन जाएगा? पर अगर मैं भाग गया तो यहाँ के लोगों का क्या होगा? कर दो। मैं कभी कोई सेंट नहीं रहा। अपने 300 साल के कल्टीवेशन में मैंने चीट किया, धोखा दिया, बिट्रेयल किया, अनगिनत लोगों को मारा और हर तरह के डेस्पिकेबल काम किए। पर ये अर्थ है वो जगह जहां मैं पैदा हुआ और बड़ा हुआ। मैं बस पीछे मुड़कर नहीं भाग सकता जब मेरे अपने लोग मर रहे हो। शायद ये इसलिए था क्योंकि मेरी आंट ने मुझे बचपन से सिखाया था, हुआयान, एक इंसान के पास कॉन्शियस होना चाहिए। अर्थ मास्टर तियान मेरी खामोशी से डिससैटिस्फाइड लगा। इंसेक्ट्स, तुम ह्यूमंस बस इतने ही हो। मैं सुप्रीम बीइंग के ऑन ऑर्डर पर इस दुनिया में आया, सोचा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतना बोरिंग होगा। सुप्रीम बीइंग, आपका क्या मतलब है? क्या ये डेमोनिक बीस्ट्स फ्यूचर में रिफ्ट से रैंडमली नहीं आए थे? उन्हें आने का ऑन ऑर्डर दिया गया था, किसके द्वारा? मेरे पास इन सवालों के बारे में सोचने का वक्त नहीं था क्योंकि अर्थ मास्टर ने मूव किया। इतना तेज नहीं कि मैं उसे देख ना सकूं, बल्कि वो सीधे मेरी साइड से गायब हो गया। अगले ही मोमेंट वो मेरे पास दिखा। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं। एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग फोर्स राइट साइड से आई और मेरा जिस्म एक जाइंट पाम से टकराया जो कैनन बॉल की तरह बाहर निकल गया। अनगिनत बिल्डिंग्स से गुजरते हुए आखिर में फोर्थ वॉल में धंस गया। उस दीवार के अंदर मैंने खून थूका। मेरे चेस्ट कैविटी की कई रिब्स टूट चुकी थी। मेरे इंटरनल ऑर्गन्स डिस्प्लेस्ड हो गए थे और मेरी मेरिडियंस फट चुकी थी। बस इतना ही। अर्थ मास्टर तियान की आवाज दूर से आई, निराशा से भरी। मैंने खुद को वॉल के डेंट से बाहर खींचा, लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। मेरी विजन धुंधली थी और मुंह खून से भरा था, पर मेरा दिमाग क्लियर था। मिड स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मेरे करंट कल्टीवेशन और स्टेट के साथ एक हेड ऑन फाइट बिल्कुल इम्पॉसिबल थी। पर किसने कहा कि ये एक हेड ऑन फाइट होनी चाहिए? मैंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और स्माइल किया। अर्थ मास्टर तियान ने अपनी आईब्रो उठाई। एक मरता हुआ इंसान अभी भी स्माइल कर रहा था। वो अटैक करने के लिए जल्दी नहीं किया। ऐसा लगा जैसे देखना चाहता हो कि इस चींटी के पास और क्या ट्रिक्स हैं। मैंने अपनी लाइफ स्पैन बर्न करना शुरू किया, एक फॉरबिडन टेक्निक जो अपनी लाइफ फोर्स को ओवरड्रॉ करके कम वक्त में लिमिट से कहीं ज्यादा पावर रिलीज करती है। आम कल्टीवेटर्स अपनी लाइफ स्पैन बर्न करके ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 माइनर रियल्म्स आगे बढ़ सकते हैं, पर मैं कोई आम कल्टीवेटर नहीं हूं। मेरा डांटियन हेवनली वेनरेबल लेवल पर है और कल्टीवेशन टेक्निक्स की मेरी अंडरस्टैंडिंग भी हेवनली वेनरेबल लेवल पर है। मुझे बस स्पिरिचुअल एनर्जी की कमी है। लाइफ स्पैन बर्न करने से लाइफ फोर्स स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल सकती है। लाइफ के बदले पावर मिल सकती है। लाइफ से लाइफ की लड़ाई मेरे डांटियन में एक गर्म पावर वोल्केनिक इरप्शन की तरह बाहर आई। कल्टीवेशन लेवल अर्ली गोल्डन कोर, मिड गोल्डन कोर, पीक गोल्डन कोर। अर्ली नेसेंट सोल अभी भी बढ़ रहा था। मिड नेसेंट सोल, पीक नेसेंट सोल, ये लिमिट थी। इससे आगे बढ़ने पर ना सिर्फ लाइफ स्पैन बर्न होती बल्कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाता। पीक नेसेंट सोल अभी भी मिड डिएटी ट्रांसफॉर्मेशन से एक पूरा मेजर रियल्म और 2 माइनर रियल्म्स पीछे था।
ये अभी भी मौत जैसा ही लग रहा था, पर ये काफी था मेरे लिए। उस स्वॉर्ड स्ट्राइक को चलाने के लिए काफी था। मैंने अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा की और उसे अपने राइट हैंड में कंसेंट्रेट किया और मेरी पाम में एक फैंटम लॉन्ग स्वॉर्ड ने शेप ले ली। वो लॉन्ग स्वॉर्ड मेरी पाम में बिल्कुल यूजी इमॉर्टल स्वॉर्ड की तरह लग रही थी, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और एक फेंट सिल्वर व्हाइट लाइट से चमक रही थी। ये मेरी पिछली जिंदगी की नेटल स्वॉर्ड टेक्निक है। फॉलिंग स्टार अटैक रेंज को सैक्रिफाइस करके सारी पावर को एक ही पॉइंट पर कंसेंट्रेट किया जाता है। स्वॉर्ड स्ट्राइक के शुरू में ये एक फॉलिंग स्टार की तरह होती है, रेंटलेस और अनस्टॉपेबल। अर्थ मास्टर तियान को आखिरकार रियलाइज हुआ कि कुछ गलत था। उसने उस इल्यूसरी स्वॉर्ड के अंदर की टेरिफाइंग पावर को सेंस किया जो नेसेंट सोल लेवल पर नहीं थी। ये आखिर क्या है? उसके चेहरे पर आखिरकार डर का एक्सप्रेशन आया, पर वो आखिर में बस सरप्राइज ही था। एक नेसेंट सोल स्टेज एक्सपर्ट के रूप में उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड्स कैसे नहीं होते, पर जैसे ही मैं अपनी स्वॉर्ड चलाने वाला था, आसमान फट गया। पहले जैसी हल्की क्रैक्स नहीं, बल्कि पूरा आसमान ही टियर हो गया और पूरे प्लेनेट पर वक्त जैसे रुक गया। एक मिल्की वे जो पूरे आसमान में फैली थी, हेवेंस से बाहर आई। उसकी गोल्डन लाइट बेहद डैजलिंग थी, जैसे आसमान से कोई सिल्वर वाटरफॉल गिर रही हो। मैं उस मोमेंट की फीलिंग को कभी नहीं भूल सकता। उस मिल्की वे से आने वाला ओवरवेलमिंग प्रेशर इतना बड़ा कि मुझे डिस्पेयर से भर दिया, इतना टेरिफाइंग कि मेरी सोल कांप उठी। सभी वहां फंस गए थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। लिन तियान घुटनों के बल गिर गया, खून थूकने लगा। गुमेंग्याओ जो अभी भी बेहोश थी, अनकंट्रोलेबली शुक होने लगी। आम लोग तो 100 किलोमीटर दूर ही बेहोश हो गए होते। यहां तक कि अर्थ मास्टर तियान जो एक नेसेंट सोल लेवल अर्थ रैंक डिमन बीस्ट था, उसके चेहरे पर एक गहरा डर दिखा, क्योंकि वो जानता था कि ये किस लेवल की पावर थी। ये नेसेंट सोल नहीं थी, ना ही वॉइड रिफाइनमेंट थी। उसने इस ऑरा को पहचान लिया था, इस यूनिवर्स की हाईएस्ट लेवल ONF पावर। उस मिल्की वे में एक फिगर धीरे धीरे सामने आई। उसी इंस्टेंट पर चाइना हेडक्वार्टर्स पर हेलीकॉप्टर का सिग्नल कट हो गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे काट दिया हो। न सिर्फ चाइना, बल्कि पूरे ब्लू स्टार का नेटवर्क, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सब रुक गए। सारी इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स स्टैटिक हो गईं, सारे राडार्स ब्लैंक हो गए, जैसे किसी ने पूरे प्लेनेट पर म्यूट बटन दबा दिया हो। उस मोमेंट पर मिल्की वे में स्टार लाइट पर स्टेप रखते हुए एक फिगर सामने आई। उसने ब्लैक और रेड पैटर्न्स वाला एक लॉन्ग रोब पहना था, जिसकी लाइंस जलती हुई ब्लड फ्लेम्स की तरह थीं। उसके लंबे बाल स्नो की तरह व्हाइट थे, जो स्टार लाइट में एक ठंडी सिल्वर लाइट दे रहे थे। उसका चेहरा इतना पेल था कि लगभग ट्रांसपेरेंट था, एक्सक्विजिटली ब्यूटीफुल, इस दुनिया से बिल्कुल अलग। उसके ब्राउज के बीच एक क्रिम्सन डेमोनिक मार्क था, जो तीसरी आंख की तरह लग रहा था, या शायद एक इटर्नली ब्लूमिंग ब्लड रेड फ्लावर। ठंडी, वायलेंट और इंसेन, फिर भी एक दुखदायक लोनलीनेस लिए हुए। वो हवा में तैर रही थी। उससे निकलने वाली डेमोनिक एनर्जी ने आसपास के हंड्रेड्स ONF माइल्स के आसमान को डार्क रेड रंग दिया था। उसकी आंखों ने इस अनजान स्टील जंगल को देखा, हाई राइजेस, हाईवेज, कार्स, लाइट्स, जो उसके लिए बिल्कुल नए थे। फिर उसकी नजर नीचे गई, रूइंस, ब्लडस्टेन्स, अर्थ मास्टर्स हेवन, और आखिर में मुझे देखा, जो इस सब के बीच खून से लथपथ कोलैप्स होने की वर्ज पर खड़ा था। वक्त जैसे वहीं रुक गया। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा, हजारों मीटर्स की दूरी से, दो अलग वर्ल्ड्स के टाइम और स्पेस से दूर। उसकी आंखों में बेविल्डरमेंट, सरप्राइज और एक ऐसी कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। मैंने वही फीलिंग उसमें देखी थी जब मैं 300 साल पहले उससे पहली बार मिला था। जब मैंने उसे 5 साल की उम्र में झोपड़ी से उठाया था, उसने मुझे पहली बार बिल्कुल इसी लुक से देखा था, जैसे उसने डिस्पेयर के अंधेरे में अचानक रोशनी की कोई किरण देख ली हो। इस डिस्ट्रक्टिव प्रेशर के अंडर दी शितियान मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और उसकी आंखें डर से भरी थीं। ये डर जो उसकी सोल की गहराई से पैदा हुआ था, एक ऐसी चीज थी जिसे वो अपने कल्टीवेशन और स्ट्रेंथ से रेसिस्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि वो दोनों एक लेवल पर नहीं थे। वो बोलना चाहता था, मर्सी मांगना चाहता था, थ्रेटन करना चाहता था, भागना चाहता था, कुछ भी, पर वो अपना मुंह तक नहीं खोल सका। लुओ लिंगशुआंग ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी नजर जिस मोमेंट उसने मुझे देखा था, मुझसे कभी नहीं हटी थी। फिर मिल्की वे से स्वॉर्ड लाइट की एक हल्की किरण निकली, बस एक हल्की किरण, जैसे इंक का एक सबसे हल्का स्ट्रोक। उस स्वॉर्ड लाइट ने स्पेस को चीर दिया, अर्थ मास्टर तियान के डोमेन, प्रोटेक्टिव डेमोनिक एनर्जी और फिजिकल डिफेंसेस को चीरते हुए सब कुछ पार कर दिया। अर्थ मास्टर तियान का जिस्म स्टिफ हो गया, फिर एक टूटे हुए मिरर की तरह श्रिंक हो गया, पीछे डस्ट का एक कण तक नहीं छोड़ा। उस नेसेंट सोल लेवल अर्थ रैंक डिमन बीस्ट को इस मिस्टीरियस वुमन ने एक बार देखा तक नहीं, उसे एक चींटी की तरह कुचलकर तबाह कर दिया। बचे हुए सर्वाइवर्स में से किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा नहीं था कि वो बोलना नहीं चाहते थे, बल्कि वो बोल ही नहीं सकते थे। उस हेवनली वेनरेबल लेवल प्रेशर से दबकर सांस लेना भी एक लग्जरी बन गया था। लिन तियान जमीन पर पड़ा था, उसकी हड्डियां मूर्छा रही थीं। उसे लग रहा था कि वो बिल्कुल मीट पैटी में बदल जाएगा। उसने डेस्परेटली अपना सिर उठाया, अपनी ब्लडशॉट आईज से आसमान में उस फिगर को देखने की कोशिश की। ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर था? ये अब अर्थ लेवल नहीं था, इसने उसके जाने वाले सारे लेवल क्लासिफिकेशंस को पार कर दिया था। और लुओ लिंगशुआंग आखिरकार आगे बढ़ी। वो आसमान से नीचे उतरी और मुझे उसकी स्मेल आई, वही ठंडी प्लम सेंटेड फ्रेग्रेंस। 300 साल बीत चुके थे, पर वो बिल्कुल नहीं बदली थी। मैं खंडहर में हेल्पलेसली कोलैप्स हो गया, खून से लथपथ। उसकी हालत देखकर एक वीक स्माइल दी लिंगशुआंग। वो नीचे बैठी, वो डिग्निफाइड डेमोनिक पाथ सुप्रीम, हेवनली वेनरेबल रियलम फीमेल डिमन लॉर्ड, खंडहर और मिट्टी के बीच मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने फ्रेंटिकली मेरे बॉडी में स्पिरिचुअल पावर डालना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके टीयर्स उसके पेल कोल्ड फेस से नीचे गिर रहे थे। एक ऐसा चेहरा जिसने 300 साल तक किसी के सामने कमजोरी नहीं दिखाई थी। एक ड्रॉप, दो ड्रॉप्स, फिर अनगिनत ड्रॉप्स, जैसे कोई रोना जो काफी वक्त से दबाया गया हो, आखिर में इस मोमेंट पर फट पड़ा हो। तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। वक्त वापस लोयुन कॉन्टिनेंट पर जाता है, उस मोमेंट पर जब मेरी रेमनेंट सोल गायब हुई थी
और मेरी सोल को सिस्टम ने वापस ब्लू स्टार भेज दिया था। वो कोल्ड क्लाउड पीक पर एक दिन और एक रात रोती रही जब तक उसके आंसू सूख नहीं गए, उसकी आवाज भारी नहीं हो गई और उसे लगा जैसे उसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। वो सच जो उसने एल्डर की मेमोरीज में देखा था और द इमॉर्टल स्वॉर्ड ऑन एफ यू में वो कमजोर माफी दो चाकुओं की तरह एक के बाद एक उसके दिल में चुभे थे। 300 साल की नफरत, 300 साल का गुस्सा, सब एक सेकंड में ढह गया। उसके बदले एक ऐसी फीलिंग आई जो नफरत से 10,000 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उसने उसे अपने ही हाथों से मार दिया था, सब कुछ ढह गया। उसके बदले एक ऐसी फीलिंग आई जो नफरत से 10,000 गुना ज्यादा दर्दनाक थी। उसने उस इंसान को मार दिया था जो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता था, वो सीनियर ब्रदर जो उसे दलदल से बाहर लाया था और 300 साल तक अंधेरे में उसकी हिफाजत करता रहा। लिंग शुआंग, सॉरी मत बोलो। लिंग शुआंग को अपना सीनियर ब्रदर चाहिए, पर उसका सीनियर ब्रदर जा चुका है। वो जेंटल वॉइस, वो हाथ जो हमेशा उसके बालों को बिगाड़ता था, वो इंसान जो उसे ठंड में गले लगाकर कहता था डरो मत, वो गायब हो चुका था, बिल्कुल एक धुएं के तिनके की तरह। उसने उसके पीछे जाने का सोचा, हैन शेंग स्वॉर्ड को पकड़ा, उसे अपनी नेक पर रखा, बस एक जेंटल स्लैश और सब खत्म हो जाता और वो अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढने चली जाती। पर उसी मोमेंट उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, एक पुरानी गहरी आवाज, जैसे उसने अनंत सालों को पार किया हो। वो मरी नहीं। लुओ लिंग शुआंग का हाथ कांपा और वो लगभग अपनी स्वॉर्ड गिरा चुकी थी। वो बस एक ऐसी दुनिया में गई है जिसे उसने कभी नहीं देखा। क्या तुम उसे ढूंढना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, चाहे दुनिया का अंत हो, चाहे स्टार्स की दूरी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी, चाहे इसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तो उसने एक पागल डिसीजन लिया। उसने डेमन रियल्म छोड़ दिया, उस एम्पायर को छोड़ दिया जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, उन अनगिनत डेमोनिक कल्टीवेटर्स को छोड़ दिया जो उसे फॉलो करते थे, और लुओयुन कॉन्टिनेंट पर जो सुप्रीम पावर थी उसने सब छोड़ दिया। एक बार जब उसने चेन हुआयान को ढूंढने का सोचा तो अपनी हेवनली वेनरेबल रियल्म कल्टीवेशन के साथ उसने लुओयुन कॉन्टिनेंट के अनसीन वर्ल्ड बैरियर को टियर किया और वास्ट स्टार सी में स्टेप रखा। पर स्टार सी अनंत थी और अनसीन वर्ल्ड्स गंगा की रेत की तरह अनगिनत थे, इम्यूजरेबल। वो उसे कैसे ढूंढती? कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई क्लूज नहीं थे, बस उस आवाज के जरिए एक हल्का गाइडेंस बचा था। कॉज एंड इफेक्ट के थ्रेड को फॉलो करो। कॉज एंड इफेक्ट का थ्रेड, उसके और चेन हुआयान के बीच का 300 साल का बॉन्ड। उसने एक बहुत ही कमजोर कॉज एंड इफेक्ट का थ्रेड महसूस किया जो अनसीन वर्ल्ड को पार करता था। सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म पर वो मुश्किल से उस थ्रेड की डायरेक्शन सेंस कर पा रही थी, तो वो उसके पीछे चली, एक के बाद एक अनजान सफर पर। हर एक जर्नी जो स्टार सी से गुजरती थी वहां एक टेरिफाइंग स्पेशल टेम्पोरल टर्बुलेंस था। वो पावर बड़े बड़े कल्टीवेटर्स के फिजिकल बॉडीज और प्रिमोर्डियल स्पिरिट्स को टियर कर सकती थी, यहां तक कि वो खुद सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म पर होकर भी उससे बच नहीं सकती थी। अपने पहले सफर में उसका राइट आर्म उस स्पेशल टेम्पोरल टर्बुलेंस से टियर हो गया और उसका खून वॉइड में रेड मिस्ट बन गया। उसने अपने दांतों तले उंगली दबाई, अपने टूटे हुए आर्म को फिर से जोड़ा और रास्ते पर चलती रही। अपने दूसरे ट्रांसमाइग्रेशन में वो गलती से एक डेसोलेट अनचार्टेड वर्ल्ड में चली गई। उस वर्ल्ड के हेवेन के विल ने उसे एक इंट्रूडर समझा और उसे एक डेवास्टेटिंग रिजेक्शन झेलना पड़ा। एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन नीचे आई जिसने 9 हेवनली लाइटनिंग पनिशमेंट्स दी। उसने उसे एंड्योर किया, पर उसकी कीमत यह थी कि उसकी 1/3 मेरिडियंस टूट गई थी। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, अनगिनत बार। हर एक ट्रांसमाइग्रेशन उसकी लाइफ के साथ एक गैम्बल था। क्योटिक स्टार सी नाम के एक अनचार्टेड वर्ल्ड में उसका सामना 3 एंशिएंट पावर हाउसेस से हुआ जो हेवनली वेनरेबल लेवल पर थे। उस अनचार्टेड वर्ल्ड के रूल्स काफी क्रूअल थे, जंगल का कानून चलता था। वो अकेले 3 सेलेस्टियल वेनरेबल्स से लड़ी और ये बैटल 7 दिन और 7 रात तक चली। वो जीती, पर लगभग आधी मरी हो चुकी थी। उसके डेमोनिक रून्स टूट गए थे, उसके व्हाइट बाल खून से लाल हो गए थे और उसका मैग्निफिसेंट डेमन वेनरेबल बैटल रोब टैटर्ड हो चुका था। वो कैओटिक स्टार सी के वॉइड में तैर रही थी। उसका जिस्म जख्मों से भरा था, उसकी कॉन्शियसनेस धुंधली थी, पर वो नहीं रुकी क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का थ्रेड अभी भी वहां था। उसे एक ही डायरेक्शन में धीरे धीरे खींच रहा था, एक ऐसी डायरेक्शन जो और दूर होती जा रही थी। वो चलती रही एक के बाद एक अनजान रास्ते पर। स्पेस टाइम टर्बुलेंस में वक्त डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो अर्थ पर बस कुछ दिन थे उसके लिए वो 1000 साल के बराबर थे। वो स्टारी सी और अनजान रास्ते पर अकेले 1000 साल तक चलती रही। उस 1000 साल में उसका कल्टीवेशन अनगिनत लाइफ ऑनर डेथ बैटल्स के जरिए हेवनली वेनरेबल रियल्म की लिमिट तक पहुंच गया। उस 1000 साल में उसका लुक बिल्कुल नहीं बदला, पर उसकी आंखों की रोशनी बदल गई। वो अब नफरत नहीं थी, मैडनेस नहीं थी, बल्कि एक ऑब्सेसिव डिवोशन थी। उसे ढूंढना है, मुझे उसे ढूंढना ही होगा, चाहे जो भी कॉस्ट हो। पहले 1000 साल के एक दिन कॉज एंड इफेक्ट का थ्रेड अचानक और स्ट्रांग हो गया, इतना स्ट्रांग कि उसकी पूरी सोल कांप उठी। उसने अनसीन पाल्म के आखिरी बैरियर को टियर किया और एक ब्लू प्लैनेट देखा जहां से एक ऐसी फैमिलियर ऑरा आई जिसे फील करके उसका रोने का दिल किया। फिर उसने मुझे देखा उस खंडहर में, खून से सने, मौत के करीब, एक नेसेंट सोल रियल्म डेमन बीस्ट के सामने। मैं चाहता तो किसी भी मोमेंट भाग सकता था, पर मैं वहां एक पागल की तरह खड़ा था, मौत तक लड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल पहले की तरह, हमेशा की तरह, हमेशा खुद को मौत के दलदल में धकेलते हुए। उस मोमेंट पर जो आंसू उसने 1000 साल से रोक रखे थे वो आखिरकार बह निकले। सीनियर ब्रदर, आपने लिंग शुआंग से क्यों झूठ बोला? प्लीज लिंग शुआंग को छोड़कर मत जाओ। मैं उसे आंसर नहीं देना चाहता था, पर मैं बोल नहीं सका। मेरी बॉडी अब और होल्ड नहीं कर सकती। दीशितियान के उस अटैक ने मेरे मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स को शैटर कर दिया था और अपनी लाइफ स्पैन बर्न करने के बैकलेश के साथ मैं अब एक ऐसे दिए की तरह था जो बुझने वाला था। आखिरी चीज जो उसके सामने आई वो उसकी लाल और सूजी हुई आंखें थीं और उसके ब्राउज के बीच का क्रिम्सन डेमोनिक मार्क। लाइव ब्रॉडकास्ट सिग्नल के रिस्टोर होने के बाद सभी को बस इतना पता चला कि उस अर्थ लेवल डेमोनिक बीस्ट को एक मिस्टीरियस फोर्स ने मौके पर ही मार दिया है। चिकन डेमन ब्यूरो के बचे हुए कुछ मेंबर्स के अलावा वो मिस्टीरियस यंग मैन और वो व्हाइट हेयर्ड वुमन दोनों गायब हो चुके थे। लीन तियान कांपते हुए खड़ा हुआ आसमान में उस ठीक हुए क्रैक को देखते हुए। उसके होंठ काफी देर तक कांपते
रहे इससे पहले कि वो एक सेंटेंस निकाल सके। वो आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे मेरे फेस पर गर्म लिक्विड के टपकने से होश आया। मैंने अपनी आंखें खोली। रोशनी कम थी, सीलिंग वुडन थी और हवा में ग्रास और ट्रीज की फ्रेश स्मेल थी। साथ में प्लम ब्लॉसम्स की फैमिलियर कूल फ्रेग्रेंस मिली हुई थी। मैंने अपना सिर घुमाया। मेरा पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। हड्डियां, इंटरनल ऑर्गन्स, मेरिडियंस सब दुख रहा था, पर कम से कम मैं जिंदा था। फिर मैंने उसे देखा। लो लिंग शुआंग मेरे पास लेटी हुई थी। उसका सिर बेड के एज पर था। उसके व्हाइट बाल बेड पर बिखरे थे, जिससे उसका पेल फेस और हाईलाइट हो रहा था। वो सो रही थी और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान अभी भी थे। ऐसा लगता था जैसे वो रोते रोते सो गई हो। उसका हाथ जो पतला और ट्रांसपेरेंट व्हाइट था, उसने मेरे स्लीव को टाइट पकड़ रखा था, जैसे डर हो कि अगर छोड़ा तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। मैंने उसे काफी देर तक देखा, इतना कि विंडो के बाहर की रोशनी बदल गई। ये एक छोटा वुडन केबिन था जिसमें लोग, वॉल्स, विंडोज, एक बेड और एक सिंपल टेबल थी। विंडो के बाहर एक घना फॉरेस्ट था और मैं बर्ड सॉन्ग और स्ट्रीम की आवाज सुन सकता था। सिटी से दूर, सब चीजों से दूर। ये जरूर उसने ही बनाया होगा, सेलेस्टियल वेनरेबल की एबिलिटीज के साथ। हवा से एक छोटा वुडन हाउस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने अपनी बॉडी को सेंस करने की कोशिश की। लाइफ स्पैन बर्न करके जो थोड़ा कल्टीवेशन मैंने रिकवर किया था, वो अर्थ मास्टर तियान के साथ फाइट में कंप्लीटली खत्म हो चुका था। अब मैं फिर से एक लो लेवल कल्टीवेटर बन गया था, पर ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे मेरी बॉडी में आ रही थी। मेरे डैमेज्ड मेरिडियंस और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही थी। भले ही स्पीड बहुत स्लो थी, पर रिकवरी सच में हो रही थी। मैंने नीचे लू लिंग शुआंग को देखा। उसके मैजिक पैटर्न रोब में कई टीयर्स थे, जो अर्थ मास्टर तियान की फाइट के नहीं थे, बल्कि हार्श एनवायरनमेंट्स में लंबे सफर के निशान लग रहे थे। उसके हाथों पर कई टूटे फूटे स्कार्स थे। एक हेवनली वेनरेबल रियलम कल्टीवेटर के पास स्कार्स कैसे हो सकते थे, जब तक कि इंजरीज इतनी सीवियर ना हो जिसे हेवनली वेनरेबल रियलम की रिकवरी एबिलिटी भी कंप्लीटली इरेज ना कर सके। मुझे नहीं पता वो किससे गुजरी, पर उन स्कार्स को देखकर ही मुझे डर लगने लगा। हाँ, वो जग गई, शायद मेरी नजर को फील करके। उसकी आईलैशेस हिली और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों से मिली। हम दोनों ने एक दूसरे को क्वाइटली देखा। फिर वो अचानक बैठ गई, फ्लस्टर्ड और परेशान। वो डिग्निफाइड हेवनली वेनरेबल रियलम फीमेल डेमन लॉर्ड, उसका चेहरा लाल हो गया। वो इतनी फ्लस्टर्ड थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहां रखे। तुम जग गए? हाँ, हाउ ऑफुल। मैं जा रही हूँ। लिंग शुआंग, उसका जिस्म स्टिफ हो गया, जैसे वहीं फ्रीज हो गई हो, और उसे अपना सिर घुमाने में थोड़ा वक्त लगा। काफी देर बाद उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। आपको सब पता चल गया? वो कुछ नहीं बोली, पर धीरे धीरे वो मेरे बेड के पास बैठ गई, अपना चेहरा अपने आर्म्स में छुपा लिया। उसके शोल्डर्स कांप रहे थे। लिंग शुआंग बुरी है, लिंग शुआंग गलत थी। लिंग शुआंग को अपने सीनियर ब्रदर से नफरत नहीं करनी चाहिए थी। लिंग शुआंग ने अपने सीनियर ब्रदर को मारा। लिंग शुआंग मरने के लायक है। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर पर रख दिया। उसका जिस्म कांपा, फिर फ्रीज हो गया, जैसे उस टच ने, उसके सिर पर इस हाथ के टच ने किसी दूर की मेमोरी को जगा दिया हो। 300 साल पहले हर बार जब वो बुरा सपना देखकर रोती थी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करता था। अपना हाथ उसके सिर पर रखता था और कहता था, डरो मत, तुम्हारे सीनियर ब्रदर यहाँ हैं। अब 300 साल बीत चुके हैं और मेरा हाथ अभी भी वहीं था। वो रोई, पहले हल्की सिसकियों से लेकर अनकंट्रोलेबली रोने तक। पिछले 1300 सालों के सारे गिले शिकवे, रिग्रेट्स, लॉन्गिंग और डर इस मोमेंट पर बाहर निकल आए। मैं कुछ नहीं बोला, बस उसके बालों को बार बार स्ट्रोक करता रहा, बिल्कुल पहले की तरह। वो काफी देर तक रोती रही, जब तक विंडो के बाहर का सन धीरे धीरे सेट नहीं हो गया। जब उसने आखिर में अपनी सूजी हुई आंखों से मुझे देखा, तो मेरी स्लीव्स उसके आंसुओं से भीग चुकी थीं। सीनियर ब्रदर, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं कह सकता था। कुछ बातें आखिर तक नहीं कही जा सकती। क्या वो चीज जिसे सिस्टम कहते हैं? तुम्हें सिस्टम के बारे में कैसे पता? मैंने उसे तब देखा जब मैं सोल सर्च कर रही थी। उस एल्डर की मेमोरीज में एक सीन था जहां आप किसी इनविजिबल चीज से बात कर रहे थे। भले ही मैं उस चीज को देख नहीं सकती थी, पर मैं सेंस कर सकती थी कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन मिल रहा था। हाँ, सिस्टम, एक ऐसी चीज जिसने मुझे लोयुन कॉन्टिनेंट पर फेंक दिया। उसने मुझे मिशंस दिए। अगर मैं मिशंस कंप्लीट करता तो मैं ब्लू स्टार वापस आ सकता था अपने वर्ल्ड में। सारे मिशंस, जिसमें सेक्ट के साथ गद्दारी, डेमोनिक पाथ के साथ हाथ मिलाना, इमॉर्टल स्वॉर्ड चुराना और आखिर में तुम्हारे हाथों मरना भी शामिल था। सब उसने ही अरेंज किया था। तो वो सारी चीजें जो आपने लिंग शुआंग के लिए की, लिंग शुआंग को बचाना, लिंग शुआंग को प्रोटेक्ट करना, लिंग शुआंग को एक चांस देना, वो सिस्टम ने अरेंज नहीं किया था। वो चीजें मैंने खुद अपने आप की थी। हर बार उसके आंसू फिर से गिरने वाले थे, तो मैंने जल्दी से ऐड किया, रोना मत, वरना मेरे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं बचेंगे। वो थोड़ा हंसी, पर फिर आधी हंसी और आधी रोने वाली एक अजीब एक्सप्रेशन में बदल गई। सच में अगली लग रही थी, पर सच में खूबसूरत भी थी। उसके बाद हमने काफी बातें की। मैंने उसे सब बताया, सिस्टम, टाइम ट्रेवल, ब्लू स्टार, श्याओई, सब कुछ। उसने क्वाइटली सुना, बिना इंटरप्ट किए। सुनने के बाद वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे मैं हैरान रह गया। वो आवाज जिसने लिंग शुआंग को आपको ढूंढने के लिए गाइड किया था। क्या हो अगर वो भी इस स्कीम का हिस्सा हो? आपका क्या मतलब है? लिंग शुआंग ने स्टार इसी को 1000 साल तक ट्रेवर्स किया है, और हर बार जब वो दोनों वर्ल्ड्स के बैरियर को टियर करती है तो उसकी बहुत सारी पावर कंज्यूम होती है, और हर बार जब बैरियर टियर होता है तो दोनों वर्ल्ड्स के बीच का बैरियर पतला हो जाता है। अगर कोई चीज लिंग शुआंग का यूज करके दोनों वर्ल्ड्स के बीच रास्ता खोलना चाहती है तो वो आवाज सबसे बेस्ट बेट है। मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। जो उसने कहा उसमें लॉजिक था, बहुत बड़ा लॉजिक था। वो मिस्टीरियस वॉयस जिसने उसे मुझे ढूंढने के लिए गाइड किया था, वो पुरानी और गहरी थी, जैसे एंशिएंट टाइम्स से आई हो। अगर वो काइंडली रास्ता नहीं दिखा रही थी बल्कि किसी पर्पस से गाइड कर रही थी, तो वो पर्पस क्या था? लू लिंग शुआंग जैसे एक सेलेस्टियल वेनरेबल से बार बार बैरियर टियर करवाना, ताकि किसी बीइंग के लिए ब्लू स्टार पर आने का रास्ता खुल सके। इस ख्वाब ने मेरी पीठ में डर डाल दिया, पर अब इन मैटर्स पर रिसर्च करने का वक्त नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त श्याओई को ढूंढना था। मैंने लू लिंग शुआंग को सिचुएशन बताई और उसने कहा, जब लिंग शुआंग पहली बार ब्लू स्टार पर आई थी तो उसने अपनी डिवाइन सेंस से हजारों माइल्स का एरिया स्कैन किया था। जो सू सिटी आपने बताई, सरफेस तो सच में डेमोनिक बीस्ट से भरा पड़ा है, पर अंडरग्राउंड ह्यूमंस के ट्रेसेस हैं और लोग अभी भी जिंदा हैं। क्या तुम श्योर हो? हाँ, भले ही वो किसी तरह के स्पिरिचुअल बैरियर से आइसोलेटेड है, पर लिंग शुआंग की डिवाइन सेंस उसे पेनिट्रेट कर सकती है, और वहां कम से कम 1000 लोग अंडरग्राउंड हैं। क्या उनमें से कोई लिंग शुआंग आपके श्याओई को नहीं जानती?
और बता नहीं सकती, पर चूंकि लोग जिंदा हैं तो उम्मीद है। उम्मीद। उस मोमेंट पर वो दो शब्द किसी अमृत से भी ज्यादा इफेक्टिव थे। आने वाले कुछ महीनों तक मैंने उस छोटे वुडन हाउस में रेस्ट किया और कल्टीवेट किया। लुओ लिंगशुआंग के कल्टीवेशन को ब्लू स्टार के हेवनली दाव ने रिफाइनिंग वॉइड रियल्म तक सप्रेस कर दिया था। उसने अपनी डिवाइन सेंस से 100 माइल्स के रेडियस को शील्ड किया, जिससे कोई भी लिविंग बीइंग अंदर नहीं आ सकता था। ये डिमन रियलम एम्प्रेस, जो सभी डिमंस पर राज करती थी और मौत के घाट उतारने में माहिर थी, अब अपने मॉर्टल हस्बैंड की केयर करने वाली एक प्यारी वाइफ बन चुकी थी। चूंकि मैं अब लगभग एक मॉर्टल की तरह था, वो हर रोज मेरे लिए अलग अलग डिशेस बनाती थी। भले ही उसे कुक करना बिल्कुल नहीं आता था, और जो वो बनाती थी वो बेसिकली एक क्यूलिनरी डिजास्टर था, पर वो मुझे बुरा कहने की परमिशन नहीं देती थी। उसने मेरे ड्रेसेस बदलने में हेल्प की, भले ही वो अपनी स्ट्रेंथ को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और गलती से गॉस को इतना टाइट कर देती थी कि मेरा मुंह बन जाता था। वो मेरे कल्टीवेट करते वक्त मेरे साथ रहती थी, भले ही वो कुछ नहीं कर सकती थी, पर वो बस साथ रहना चाहती थी। पूरे दिन मेरे पास बैठी रहती थी। कभी कभी मैं उसे चोरी छिपे देखता था, और जब मैं नहीं देख रहा होता वो आगे बढ़कर मेरे बालों को टच करती, फिर जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लेती। उसका एक्सप्रेशन ऐसा होता जैसे उसने कुछ नहीं किया। ये 300 ईयर ओल्ड डिमन लॉर्ड सच में क्यूट है। दिन बीतते गए और ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी का रिवाइवल मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा था। मेरी बॉडी कंटिन्यूअसली स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्ब करती रही और मेरा कल्टीवेशन तेजी से बढ़ता गया। तीसरे महीने तक मैं गोल्डन कोर स्टेज के पीक पर पहुंच चुका था, जो ब्लू स्टार के एक कमांडर लेवल सुपर ह्यूमन के बराबर है, और मेरी रिकवरी स्पीड बहुत फास्ट थी। आखिर हेवनली वेनरेबल रियल्म का वेसल तो वहां था ही, मुझे बस उसे स्पिरिचुअल एनर्जी से भरना था और मेरी बॉडी बेसिकली हील हो चुकी थी। अब चलने का वक्त था। सुजोउ सिटी जियांगहाई सिटी से लगभग 800 किलोमीटर दूर है और कभी एक प्रॉस्परस कोस्टल सिटी हुआ करती थी। जियांगहाई सिटी से लगभग 800 किलोमीटर दूर ये कभी एक बस्टलिंग कोस्टल सिटी थी जहां की पॉपुलेशन मिलियन से ज्यादा थी, पर अब ये एक डेड सिटी बन चुकी थी। लो लिंगशुआंग और मैंने हवा से नीचे देखा और पाया कि पूरी सिटी मॉन्स्टर्स के लारी से ढकी हुई थी। हाई राइज बिल्डिंग्स की एक्सटीरियर वॉल्स पर ब्लैक माइसेलियम लाइक सब्सटेंसेस थे और स्ट्रीट्स पर अबैंडन्ड व्हीकल्स और रेकेज का ढेर लगा था। हवा में डिके और डेमोनिक एनर्जी की स्मेल थी। कभी कभी हम रूइंस में मॉन्स्टर्स को घूमते देख सकते थे। वहां कमांडर और एम्परर लेवल्स के मॉन्स्टर्स भी थे, पर लो लिंगशुआंग के सामने वो सब ट्रैश थे। रास्ते में उसे जो भी मॉन्स्टर्स मिले, चाहे वो कमांडर लेवल के म्यूटेटेड जाइंट बियर्स हों या एम्परर लेवल के अबीसल बेल डिमंस, उसने उन सभी को एक फिंगर से तबाह कर दिया। जब वो सू सिटी के कोर एरिया में पहुंची तो उसे क्लियर सेंस हुआ, अंडरग्राउंड 800 मीटर्स नीचे जाओ, वहां एक स्पेस है जो स्पिरिचुअल पावर से आइसोलेटेड है। हमने सीधे जमीन को ब्रेक किया और नीचे चले गए। 800 मीटर्स अंडरग्राउंड एक बड़ा मैन मेड स्पेस था, एक जाइंट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी जिसे मॉडिफाई किया गया था। लाइट्स डिम थीं, पर वो वहां कई सिंपल ड्वेलिंग्स और लिविंग एरियाज देख सकती थी, और लोग, हजारों लोग। उन्होंने मुझे और लो लिंगशुआंग को हवा से उस सीलिंग के होल से उतरते देखा तो उनकी आंखों में डर था, स्पेशली लो लिंगशुआंग जिसने ब्लैक रोब पहना था जिसमें डेमोनिक पैटर्न्स थे। उसके बाल स्नो की तरह व्हाइट थे और ब्राउज क्रिम्सन थे। इन आम लोगों के लिए ये डेमोनिक पैटर्न्स एंशिएंट डिमंस और मॉन्स्टर्स से अलग नहीं थे। सुपर पावर्ड इंडिविजुअल्स ने इन्वेड किया है। सभी हाई अलर्ट पर रहो। एक 30 साल का आदमी सबसे आगे भागा। उसने एक ऐसी यूनिफॉर्म पहनी थी जो इतनी गंदी थी कि उसका ओरिजिनल कला पहचानना मुश्किल था। उसका चेहरा थका था पर आंखें शार्प थीं। उसके हाथों से एक हल्की स्पिरिचुअल लाइट निकल रही थी। हैंडसम लेवल सुपर पावर्ड इंडिविजुअल श्याओ वेन युआन, जो पहले एक पुलिसमैन था, उसने डेमोनिक बीस्ट्स के इन्वेजन के बाद स्पिरिचुअल एनर्जी को आइसोलेट करने का टैलेंट अवेकन किया था। यह उसका ही टैलेंट था जिसने पूरी अंडरग्राउंड सिटी को सरफेस से आइसोलेट किया था, जिससे हजारों सर्वाइवर्स डेमोनिक बीस्ट्स के सर्च से बच सके। पर इसकी कीमत काफी बड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी की कंजम्पशन थी। इस मोमेंट पर वो बेहद कमजोर लग रहा था। उसका चेहरा पेल था, क्लियरली उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के करीब थी। हम दुश्मन नहीं है। तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? मेरा नाम चेन हुआयान है। मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं श्याओ यी जियांग येक्सुए को ढूंढ रहा हूँ। हो सकता है वो आपके बीच हो। श्याओ वेन युआन एक मोमेंट के लिए हैरान रह गया। जियांग येक्सुए, क्या आप उस सिस्टर की बात कर रहे हैं जो हमेशा अपने मिसिंग नेफ्यू के बारे में पूछती रहती है? मेरा दिल एक मोमेंट के लिए रुक गया। हाँ, वो यहाँ है। श्याओ जिंदा है, मुझे उसे मिलने ले चलो। वेट अ मिनट, तुमने मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर को कैसे पार किया? श्याओ वेनुआन की आंखें लो लिंगशुआंग पर टिकी थीं। भले ही उसने अपना डिस्गाइज किया था और कल्टीवेशन को नेसेंट सोल रियल्म तक सप्रेस किया था, जो एक रॉयल लेवल एबिलिटी यूजर के बराबर है, पर श्याओ वेनुआन को फिर भी एक इनडिस्क्राइबेबल सेंस ऑफ ऑन प्रेशन फील हो रही थी। उसका इंट्यूएशन कह रहा था कि ये वुमन कोई आम इंसान नहीं है, रॉयल लेवल बीइंग से कहीं ऊपर है, क्योंकि वो काफी स्ट्रांग थी। मैंने सिंपली जवाब दिया। श्याओ वेनुआन कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहा, पर आखिर में उसने कोई सवाल नहीं पूछा। वो हमें अंडरग्राउंड सिटी के पैसेजेस से लेकर गया। मोड़ते तोड़ते आखिर में हम एक कॉर्नर के छोटे रूम के दरवाजे पर पहुंचे। ये यही है। मैंने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेला। रूम छोटा था, जिसमें बस एक सिंपल बेड और एक चेयर थी, और बेड पर एक वुमन बैठी थी। वो काफी पतली हो चुकी थी, बहुत पतली, पर मैं उन आंखों को पहचान सकता था। हर सुबह जब वो मुझे जगाती थी, हर रात जब वो मुझे सुलाती थी, हर बार जब पेरेंट टीचर कॉन्फ्रेंस होती थी, ये वही आंखें थीं जो मुझे देखती थीं। श्याओई। उसने ऊपर देखा और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका पूरा जिस्म कांप उठा। हुआयान, मैं हूँ श्याओई, मैं वापस आ गया हूँ। वो कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गई, फिर अचानक बेड से मेरे आर्म्स में कूद गई और जोर जोर से रोने लगी। हुआयान, तुम अभी भी जिंदा हो? तुम कहाँ थे? श्याओई ने 3 साल तक तुम्हारा वेट किया, मुझे लगा तुम चले गए। उसने रोने के साथ मेरे चेस्ट पर पंचेस मारे। ज्यादा फोर्स नहीं थी, पर हर पंच मेरे दिल पर लग रहा था। आई एम सॉरी श्याओई, आई एम सो सॉरी। उसके पीछे लो लिंगशुआंग क्वाइटली खड़ी थी। इस सीन को देखकर उसकी आंखें भी लाल हो गईं। बाद में जब श्याओई शांत हुई, मैंने उसे लो लिंगशुआंग से इंट्रोड्यूस करवाया। श्याओई,
ये लिंग शुआंग है, ये मेरी दाओइस्ट पार्टनर है। ओह नहीं, गर्लफ्रेंड। लो लिंग शुआंग की आंखें बड़ी हो गई। गर्लफ्रेंड क्या होता है? पर वो फिर भी जानती थी कि दाओइस्ट पार्टनर का मतलब क्या होता है। वेट, मैंने कब एग्री किया? वो नॉटी सीनियर ब्रदर। पर श्याओई के सामने वो आर्ग्यू नहीं कर सकती थी। श्याओई ने लुओ लिंग शुआंग का हाथ पकड़ा, उसे ऊपर से नीचे तक काफी देर तक देखा और फिर लाल आंखों से मुस्कुराई। इतनी खूबसूरत है, हुआयान बहुत लकी है। लुओ लिंग शुआंग का चेहरा दर्द से लाल हो गया। वो डिग्निफाइड डिमन रियल्म की एम्प्रेस एक आम मॉर्टल एंड की तारीफ सुन के गहरी शर्मिंदगी में डूब गई। बर्ड। श्याओई एक मोमेंट के लिए रुकी, फिर जोर जोर से हंसी। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी बच्ची। इस सीन को देखते हुए मेरा दिल अंदर से गर्म हो गया। ये शायद 300 सालों का सबसे गर्म मोमेंट था। श्याओई सेफ थी, पर सू सिटी के हजारों सर्वाइवर्स अंडरग्राउंड में हमेशा के लिए नहीं रह सकते थे। शाओ वैन युआन की स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने के करीब थी और उसका आइसोलेशन टैलेंट किसी भी मोमेंट गायब हो सकता था। एक बार आइसोलेशन खत्म हो जाता तो सरफेस के मॉन्स्टर्स अंदर आ जाते और सू सिटी के मॉन्स्टर्स को साफ करना जरूरी था। ये काम मुझे और लुओ लिंग शुआंग पर छोड़ दो। लुओ लिंग शुआंग ने अपना कल्टीवेशन नेसेंट सोल रियल्म लेवल तक सप्रेस किया। इससे ऊपर जाती तो अननेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट होता। फिर भी सू सिटी के डेमोनिक बीस्ट्स उसके सामने मुर्गियों और कुत्तों से ज्यादा कुछ नहीं थे। हमने एक साथ मिलकर लड़ाई की और 3 दिन में सू सिटी के सरफेस पर के सारे डेमोनिक बीस्ट्स को खत्म कर दिया। 100 से ज्यादा, छोटे और बड़े, जिसमें वो रॉयल लेवल डेमोनिक बीस्ट भी शामिल था जो सिटी के सेंटर पर काबिज था। सब हमने मिलकर मार दिए। शाओ वैन युआन ने दूर से ये सब देखा। उसका मुंह बार बार खुलता और बंद होता रहा। ये दोनों आखिर हैं क्या? क्लीन अप कंप्लीट होने के बाद मैंने गुमेंग ग्याओ से कांटेक्ट किया। सो सिटी सेफ है, वहां 1000 से ज्यादा सर्वाइवर्स हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है। फोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स की खामोशी छाई। क्या तुम्हारा मतलब सू सिटी से है? वो सू सिटी जो एस लेवल रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर की गई है। हाँ, क्या मजाक कर रहे हो? वहां कम से कम 3 रॉयल लेवल डेमोनिक बीस्ट्स हैं। सुपीरियर्स ने किसी को वहां भेजने की हिम्मत नहीं की। सब हो गया, आओ उन्हें पिकअप करो। एक लंबी खामोशी के बाद एक गहरी सांस आई। ठीक है, मैं गाड़ी भेजती हूँ। जब गु मेंग्याओ उन्हें पिकअप करने आई, वो 20 मिलिट्री ट्रक्स लेकर आई। उसने लू लिंग शुआंग को देखा, थोड़ी देर तक घूरती रही, फिर उसकी नजर सेटल हो गई। ये वुमन अपने व्हाइट बालों और डेमोनिक मार्किंग्स के साथ एक सफोकेटिंग ऑरा दे रही थी जो परफेक्टली लिंतियान के उस मिस्टीरियस वुमन के डिस्क्रिप्शन से मैच करती थी जो उस दिन जियांगहाई सिटी के ऊपर दिखी थी। गु मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा, पर मेरे बारे में उसकी नजर क्यूरियोसिटी से स्क्रूटनी में बदल गई। ये आदमी और ये वुमन आखिर हैं कौन? मैंने उसे बताया कि हमारी एग्जिस्टेंस को सीक्रेट रखे और वो मान गई। हजारों सर्वाइवर सेफली जियांगहाई सिटी में ट्रांसफर हो गए। मैंने जियांगहाई सिटी में एक अपार्टमेंट रेंट किया और श्याओई को वहां सेटल किया। पहले दिन जब श्याओई अपने नए अपार्टमेंट में आई, उसने मुझे और लू लिंग शुआंग को बिठा लिया और हमें एक लंबी लिस्ट दी। ध्यान रखो, हमेशा लड़ाई में मत कूदो, ठीक से खाओ और रात को लेट मत जागो। फिर उसने मुझे और लुओ लिंग शुआंग को देखा। हुआयान, ये लड़की सच में तुमसे बहुत प्यार करती है, इसे मत ठुकराओ, जल्दी से काम पूरा करो। कौन सा इंपॉर्टेंट काम? और क्या हो सकता है? शादी। मैं लगभग अपना पानी उगल देता। लुओ लिंग शुआंग तो और भी ज्यादा एग्जैजरेटेड थी। अचानक खड़ी हो गई, उसका चेहरा उसके गले की जड़ों तक लाल हो गया। मैं वो काफी देर तक हकलाती रही, एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं निकल पाई। ये 300 ईयर ओल्ड डिमन लॉर्ड एक मॉर्टल लैंड के शादी के प्रेशर से बेचैन हो गई। मैं अपनी हंसी रोक रहा था, जोर से हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसके बाद के दिनों में लुओ लिंग शुआंग और मैं जियांगहाई सिटी में सेटल हो गए। उसने मोबाइल फोन यूज करना सीखा, भले ही वो हमेशा वीचाइट को कैमरा से कंफ्यूज कर लेती थी। उसने वॉशिंग मशीन यूज करना सीखा। पहली बार जब उसने उसे यूज किया, उसने पूरी बॉटल लॉन्ड्री डिटर्जेंट डाल दी और फोम बाहर निकल आया। आधा बालकनी भर गया। उसने टीवी देखना भी सीखा और उसका फेवरेट शो एनिमल वर्ल्ड था, क्योंकि छोटे मॉन्स्टर्स इतने स्टूपिड लगते थे। कभी कभी वो रात को मेरे पास आती और जब उसे लगता था कि मैं सो गया हूं, वो धीरे से मेरे गाल पर एक किस रख देती, फिर जल्दी से पीछे हट जाती जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर उसे नहीं पता था कि मैं हमेशा जाग रहा होता था। 1300 साल की लॉन्गिंग के बाद भी वो अभी भी इतनी केयरफुल थी जैसे डर हो कि कोई कीमती चीज छूट ना जाए। सुकून के दिन ज्यादा नहीं चले। स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइवल तेज हो रही थी। पूरी अर्थ पर स्पिरिचुअल वेंस जैसे स्विच ऑन हो गई हो। वाइल्डली स्पिरिचुअल एनर्जी उगल रही थी। अजीब फेनोमेना बार बार हो रहे थे। कलरफुल क्लाउड्स ने सन को ढक लिया, स्पिरिचुअल स्प्रिंग्स बाहर निकल आए और जमीन की नदियां फट गईं। सिर्फ एंशिएंट टाइम्स में नजर आने वाले सीन्स एक के बाद एक सामने आने लगे। हजारों सालों से सेक्लूजन में बैठे एंशिएंट कल्टीवेटर्स एक के बाद एक बाहर आने लगे। कुनलुन माउंटेन, लोंगहू माउंटेन और जोंगनान माउंटेन, ये लेजेंडरी होली लैंड्स ओएनएफ कल्टीवेशन में अचानक बड़े बड़े रिक्लूसिव मास्टर्स दिखे। उनमें से ज्यादातर राइटियस कल्टीवेटर्स थे जिनके कल्टीवेशन लेवल्स नेसेंट सोल से इंटीग्रेशन बॉडी तक थे। लेकिन एक ग्रुप ऐसी एंशिएंट डेमोनिक कल्टीवेटर्स का भी था जो ब्लू स्टार की जमीन की नदियों में काफी गहरे अंदर सील्ड थे और वो जाग उठे। ये वो बीइंग्स थे जिन्हें एंशिएंट टाइम्स में राइटियस पाथ ने सील किया था और अब स्पिरिचुअल एनर्जी के सर्ज की वजह से वो सील ढीला हो गया था। रोशनी देखते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया स्पिरिचुअल वेंस पर कब्जा करना और मॉर्टल्स को एनस्लेव करना। ऑफिशियल गोल्डन डिमन ब्यूरो इन सच्चे कल्टीवेटर्स के सामने कागज की तरह कमजोर था। ब्लड रिचुअल एंसेस्टर के नाम से पहचाना जाने वाला एक वॉइड रिफाइनमेंट रियल्म डिमन कल्टीवेटर आगे आया। जियांगहाई सिटी के पास एक स्पिरिचुअल वेन पर काबिज हो गया और वहां तैनात गोल्डन डिमन ब्यूरो स्क्वाड को कत्ल कर दिया। गु मेंग्याओ रिइंफोर्समेंट्स लेकर आई पर सीवियरली इंजर्ड हो गई। शाओ वैन युआन ने पीछे हटने के दौरान डेस्परेटली उसे प्रोटेक्ट किया। इस प्रोसेस में अपना एक आर्म गंवा दिया। जब ये खबर मिली, लुओ लिंग शुआंग और मैं डिनर कर रहे थे। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी और निकलने लगा। जब शाओई ने ब्रेस्ट पोर्क रिब्स बनाए थे, लुओ लिंग शुआंग ने भी अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। शाओई ने पीछे से आवाज दी, तुमने अभी खाना खत्म नहीं किया? सॉरी शाओई, हम वापस आके रिब्स खाएंगे। जब हम स्पिरिचुअल वैन की लोकेशन पर पहुंचे, एंसेस्टर जुएई उसके ऊपर क्रॉस लेग्ड बैठे स्पिरिचुअल एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे थे। उनके आसपास गोल्डन डिमन ब्यूरो के मेंबर्स की एक डजन लाशें बिछी थीं, जिनके जवान चेहरे और डिस्टॉर्टेड एक्सप्रेशंस सजेस्ट कर रहे थे कि मरने से पहले उन्हें काफी तकलीफ दी गई थी। एंसेस्टर जुएई ने हमारा आना सेंस किया, अपनी आंखें खोली, पहले मुझे देखा, एक पीक गोल्डन कोर कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस।
और फिर लुओ लिंगशुआंग को देखा जिसके जिस्म से घनी डेमोनिक एनर्जी निकल रही थी। उनके चेहरे पर एक प्लेफुल स्माइल आई। छोटी लड़की, तुम भी डेमोनिक पाथ फॉलो करती हो? वो खड़े हो गए, उनका ब्लड रेड रोब रात की हवा में हिलाया, वॉइड रिफाइनमेंट रियलम का एक ओवरवेलमिंग प्रेशर रिलीज करते हुए। घुटनों के बल बैठो और मुझे अपना मास्टर मान लो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लुओ लिंगशुआंग ने एक्सप्रेशनलेसली उन्हें एक बार देखा, बस एक बार, और फिर एक वर्ड बोली, मर जाओ। उसने कोई मूव नहीं किया, ना ही कोई विजिबल टेक्निक या स्पेल रिलीज किया। उसने बस एक विस्प ऑन एफ ट्रू हेवनली वेनरेबल लेवल डिमन लॉर्ड प्रेशर रिलीज की। ब्लड रिचुअल एंसेस्टर के चेहरे पर जो स्माइल थी वो फ्रोजन हो गई। वो स्माइल उनके चेहरे पर फ्रीज हो गई। उनका जिस्म अनकंट्रोलेबली कांपने लगा और वो एक थड़ के साथ नीचे बैठ गया। उनका दांव हाथ सीधा इस प्रेशर के सामने टूट गया। एक वॉइड रिफाइनिंग रियल्म कल्टीवेटर को एक हेवनली वेनरेबल रियल्म कल्टीवेटर की तरफ नजर उठाने का भी हक नहीं था। तुम एक्चुअली कौन हो? वो एक कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बोल सके। लुओ लिंगशुआंग ने ब्लड एंसेस्टर के जिस्म पर एक फिंगर पॉइंट की और उनका प्रिमोडियल स्पिरिट छोटे पिंक पार्टिकल्स में बदल गया। रात की हवा में बिखर गया, साफ और तेज, कोई निशान तक नहीं छोड़ा। मैंने ये सीन साइड से देखा। एक्सपेक्टेड डिमन लॉर्ड ही है, मेरी छोटी जूनियर सिस्टर। पर लुओ लिंगशुआंग ने मुंह बनाया। इस टाइटल से अपरेंटली डिससैटिस्फाइड थी। ओह हाँ हाँ, तुम सच में मेरी वाइफ हो। उसने मुझे जोर से पिंच किया और फिर प्राउडली मेरा हाथ पकड़ लिया। इस बैटल के बाद लुओ लिंगशुआंग और मैंने उस मौके का फायदा उठाया और ब्लड सेरेमनी एंसेस्टर की बाकी फोर्सेस को खत्म कर दिया। जो एंशिएंट डेमोनिक कल्टीवेटर्स उसके साथ जागे थे उन्हें या तो डिस्ट्रॉय कर दिया या वो घुटनों के बल सरेंडर हो गए। डेमोनिक बीस्ट्स का शिकार करते करते और स्पिरिचुअल वेन्स से स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करते करते मेरा कल्टीवेशन लेवल नेसेंट सोल स्टेज के पीक पर पहुंच गया। गु मेंग्याओ और श्याओ वेन्युआन ने पूरी क्लीन अप को विटनेस किया। लुओ लिंगशुआंग ने कैजुअली श्याओ वेन्युआन का टूटा हुआ आर्म फिर से लगा दिया। उसने लुयुन कॉन्टिनेंट में कॉमनली यूज होने वाली एक बोन सेटिंग टेक्निक यूज की जिससे श्याओ वेन्युआन डंबफाउंडेड हो गया। गु मेंग्याओ ने आखिरकार अपना सवाल पूछा जो वो रोक नहीं पाई। तुम लोग एक्चुअली कौन हो? मैंने लुओ लिंगशुआंग को देखा और उसने मेरी तरफ नजर डाली। मेरी मर्जी है तो मैंने गु मेंग्याओ और श्याओ वेन्युआन को एक जनरल एक्सप्लेनेशन दी। बहुत ज्यादा डिटेल्स छोड़ दी। बस इतना कहा कि मैं एक और कल्टीवेशन वर्ल्ड से आया हूं और मेरा कल्टीवेशन लेवल ब्लू स्टार के रैंकिंग सिस्टम से काफी आगे है। लुओ लिंगशुआंग के बारे में भी ऐसा ही कहा। उनके एक्सप्रेशंस ऐसा था जैसे इन्होंने कोई भूत देख लिया हो। आखिर में गु मेंग्याओ ने रिपोर्ट नहीं की बल्कि मेरे साथ एक प्राइवेट एग्रीमेंट रखी। वो ऑफिशियल लेवल पर हमारी एग्जिस्टेंस को कवर करेगी जबकि मैं सीक्रेटली उन थ्रेट्स को हैंडल करूंगा जो गोल्डन डिमन ब्यूरो के बस की बात नहीं। श्याओ वेन्युआन ब्लू स्टार पर मेरे कुछ ट्रस्टवर्दी कॉमरेड्स में से एक बन गया। भले ही इस बंदे का कल्टीवेशन लेवल ज्यादा नहीं था पर वो ऑनेस्ट एंड रिलायबल था। मैंने सीक्रेटली उसकी कल्टीवेशन गाइड करना शुरू किया पर कुछ चीजें सिर्फ इसलिए लो की नहीं रह सकती क्योंकि तुम चाहते हो। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग आदमी आया। उनके बाल और दाढ़ी व्हाइट थे और उनका अपीयरेंस डिग्निफाइड था। उनके जिस्म से निकलने वाले स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लक्चुएशंस और फिजिकल स्ट्रेंथ ने बताया कि वो ब्लू स्टार पर सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर्स से एक थे कुनलुन एल्डर। वो पोलाइट थे पर सीधे बोले, मैं इंस्पेक्ट करने नहीं आया, मैं वार्निंग देने आया हूं। उन्होंने लुओ लिंगशुआंग को गहरी चिंता के साथ देखा। दूसरे रियलम से आए लोग, तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस रियलम के हेवनली दांव को एक्सेलरेट कर रही है। ये कोई अच्छी बात नहीं बल्कि ये एक साइन है कि ब्लू स्टार का अपना हेवनली दांव डिक्लाइन हो रहा है। अगर तुम इस रियलम को नहीं छोड़ते तो जिस दिन हेवनली दांव कोलैप्स होगा सभी लिविंग बीइंग्स खत्म हो जाएंगे। लुओ लिंगशुआंग ने उन्हें ठंडक से देखा बिना कोई जवाब दिए। मैं दोनों के बीच आया। सीनियर, हमें कुछ टाइम दो, मैं वजह ढूंढने की कोशिश करूंगा। कुनलुन एल्डर ने एक गहरी सांस ली। मैं 3000 साल तक जिया हूं और कभी हेवनली दांव को इतना फ्रेजाइल नहीं देखा। अगर तुम जल्दी से सच पता नहीं लगाओगे इस वर्ल्ड के सभी स्पिरिट्स तुम्हारे साथ दफन हो जाएंगे। ये कह के वो पीछे मुड़े और चले गए। लुओ लिंगशुआंग और मैंने एक दूसरे को देखा। लगता था एक और बड़ी तूफान आने वाली है। कुनलुन एल्डर के जाने के 3 दिन बाद से कम समय में वो बात हो गई। चांगबाई माउंटेन ले लाइन से एक टेरिफाइंग डेमोनिक ऑरा आसमान में उठ गई। 100 माइल्स के अंदर की सारी बर्फ पिघल गई। ब्लू स्टार के हेवनली दांव द्वारा नर्चर की गई एंशिएंट गार्डियन स्पिरिट बीस्ट 9-tailed फॉक्स जाग गई। ह्यूमन फॉर्म लेने के बाद ये एक स्टनिंग ब्यूटीफुल वुमन बन गई जिसके पीछे 9 सिल्वर व्हाइट टेल्स फैन की तरह फैले हुए थे। इंटीग्रेशन रियल्म के पीक पर हेवनली वेनरेबल से थोड़ा नीचे। लुओ लिंगशुआंग की ऑरा सेंस करते ही वो सीधा आ गई, प्रोवोक करने नहीं बल्कि सवाल करने। आउटसाइडर, तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस रियल्म के हेवनली दांव की नींव को इरोड कर रही है ब्लू स्टार की गार्डियन स्पिरिट बीस्ट के रूप में। मैं चुप नहीं बैठूंगी। एक बड़ी लड़ाई अवॉइडेबल नहीं थी। 9-tailed फॉक्स बहुत पावरफुल थी और उसके इल्यूजन्स अनप्रेडिक्टेबल थे। भले ही लुओ लिंगशुआंग की कल्टीवेशन को ब्लू स्टार के हेवनली दांव ने रिफाइनमेंट रियल्म तक सप्रेस कर दिया था। हेवनली वेनरेबल का दाओइस्ट फाउंडेशन अभी भी आम लोगों से काफी आगे था। दोनों के क्लैश ने 100 माइल्स के अंदर के आसमान को टियर कर दिया। मैं साइड में छुपा रहा, स्पेसिकली 9-tailed फॉक्स के इल्यूजन्स को काउंटर करने के लिए। हेवनली वेनरेबल का प्रिमोडियल स्पिरिट परसेप्शन मुझे साफ सच और झूठ में डिस्टिंग्विश करने देता था। बैटल के दौरान मुझे पता चला कि 9-tailed फॉक्स का कोई मर्डरस इंटेंट नहीं था। उसके सारे अटैक्स में रूम था। ज्यादा टेस्ट और वार्निंग की तरह लग रहा था। मैंने लुओ लिंगशुआंग को आवाज दी, रुको, ये तुम्हें मारना नहीं चाहती। लुओ लिंगशुआंग ने फ्राउन किया पर फिर भी अपना हाथ रोक लिया। 9-tailed फॉक्स ने सांस ली। उसकी सिल्वर टेल थोड़ी सी झुक गई। हाँ, मैं बस देखना चाहती थी कि ये रियल्म से बाहर से आए विजिटर का क्या वेट है। फिर कुछ और भी मुश्किल हुआ। नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट में एंशिएंट ताओतिए भी जाग गया। फ्यूजन रियल्म कल्टीवेटर अपने सब कुछ डिवोर करने के इंस्टिंक्ट के साथ रास्ते में कई छोटे शहरों की स्पिरिचुअल वेंस को खा गया, सीधा लुओ लिंगशुआंग की ऑरा की तरफ आता हुआ। लुओ लिंगशुआंग और मैंने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की। ये बैटल 9-tailed फॉक्स वाले से कहीं ज्यादा ब्रूटल था। ताओतिए एक प्योरली कॉम्बैटिव फेरोशियस बीस्ट है जो रीजन नहीं करता। आखिर में
मैंने उसे सेलेस्टियल वेनरेबल के दाओइस्ट ऑरा से कम्युनिकेट किया और उसे शांत कर दिया। दोनों एंशिएंट फेरोशियस बीस्ट्स ब्लू स्टार के हेवनली दाओ द्वारा नर्चर की गई गार्डियंस हैं। वो लुओ लिंगशुआंग पर अटैक करने के लिए नहीं जागी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सेंस किया कि ब्लू स्टार का हेवनली दाओ किसी एक्सटर्नल फोर्स से इरोड हो रहा था और इंस्टिंक्टिवली लुओ लिंगशुआंग को थ्रेट समझा। नाइन टेल्ड फॉक्स ने मुझे एक क्रूशियल पीस ऑन एफ इंफॉर्मेशन दी। ब्लू स्टार का हेवनली दाओ नेचुरली डिके नहीं हो रहा, इसे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। हर बार एक डायमेंशनल रिफ्ट अपीयर होता है तो वो ब्लू स्टार के हेवनली दाओ के ओरिजिन का एक हिस्सा ले जाता है। और जब ये रिफ्ट्स पहली बार दिखे थे, उसने मेरी तरफ नजर डाली। बिल्कुल 3 साल पहले जिस मोमेंट में ट्रांसमाइग्रेटेड हुआ था, लुओ लिंगशुआंग और मैंने एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरे सीरियस थे। ट्रांसमाइग्रेशन सिस्टम मिशन, लुओ लिंगशुआंग की 1000 साल की सर्च, ये सब अपैरेंटली कोइंसिडेंटल इवेंट्स मिलकर एक टेरिफाइंग आउटलाइन रिवील कर रहे थे। वो सिस्टम कभी सिर्फ एक ऑक्सिलरी टूल नहीं था। उसने मुझे यूज किया और उसने लुओ लिंगशुआंग को यूज किया। हर बार जब वो डायमेंशनल बैरियर को टियर करता है तो किसी बीइंग के लिए अर्थ पर आने का रास्ता खोलता है। मैंने लुओ लिंगशुआंग को अपना डिडक्शन बताया और वो काफी देर तक चुप रही। क्या हो अगर वो आवाज जिसने लिंगशुआंग को तुम्हें ढूंढने के लिए गाइड किया वो भी सिस्टम का हिस्सा हो? जवाब अनऑब्वियस था। मुझे पैसिफिक ओशन के डीप सी स्पिरिट आई में जवाब मिला, एक डेलिबरेटली हिडन स्पेशल एंकर पॉइंट। उस एंकर पॉइंट पर जो ऑरा थी वो सिस्टम की वही मार्क थी जो उसने मेरे अंदर छोड़ी थी। वो गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो ब्लू स्टार के हेवनली दांव के कोर में शिफ्ट हो गई थी, जैसे ब्लू स्टार की लाइफलाइन में एक नेल ठोक दी गई हो। कंटिन्यूअसली उसका एसेंस निकलता जा रहा था। सच रिवील हुआ। सिस्टम की सच्ची आइडेंटिटी लोयुन कॉन्टिनेंट का हेवनली दाओविल है। लोयुन कॉन्टिनेंट का दाओस्ट एसेंस बिलियंस ओएनएफ सालों में धीरे धीरे कमजोर हो गया है। इसे खुद को सस्टेन करने के लिए दूसरे प्लेन्स के हेवनली दाओस को डिवोर करना होगा। ब्लू स्टार इसका टारगेट बन गया और मैं इसका चोजन पॉन था। मुझे सिस्टम दो, मिशन से ड्राइव करो, मुझे लोयुन कॉन्टिनेंट पर कर्मा इकट्ठा करने दो और फिर मुझे मौत के जरिए ब्लू स्टार पर एक एंकर पॉइंट के रूप में वापस भेजो। लो लिंगशुआंग की मिलेनियम लॉन्ग सर्च की है। हर बार जब वो डायमेंशनल बैरियर टियर करती है, वो लोयुन तियान दाओ के लिए एक बड़ा रास्ता खोल देती है। वो मिस्टीरियस वॉयस शुरुआत से आखिर तक लोयुन तियान दाओ का काम था। जिस मोमेंट मैंने एंकर पॉइंट को बाहर खींचा, आसमान बदल गया। एक गोल्डन रिफ्ट जो पूरे पैसिफिक ओशन तक फैला हुआ था सामने आया। लुओ लिंगशुआंग के टियर किए हुए पैसेज से 10,000 गुना बड़ा। एक वास्ट प्रेशर, इतना इमेंस कि ये पैसेज 10,000 गुना बड़ा लग रहा था, इतना ओवरवेलमिंग कि डिस्पेयर इंस्टिल कर देता था। उस रिफ्ट से बाहर आया। ये किसी भी लिविंग बीइंग की पावर नहीं थी, बल्कि एक पूरे वर्ल्ड के हेवनली दाओ की मटेरियलाइज्ड विल थी। लोयुन हेवनली दाओ का ट्रू फॉर्म आ गया था। इसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं था। ये एक गोल्डन केओस डिवाउरिंग लाइट था जो आधे आसमान को कवर कर रहा था। ब्लू स्टार पर सभी लिविंग बीइंग्स ने वो सफोकेटिंग प्रेशर फील किया। मॉर्टल्स बेहोश हो गए और लो लेवल कल्टीवेटर्स ने खून थूका। ब्लू स्टार का हेवनली दाओ अपनी आखिरी सांस ले रहा है। इस वर्ल्ड को डिवोर करना मेरा अकेला ऑप्शन है। लो लिंगशुआंग का कल्टीवेशन सप्रेस इस मोमेंट पर कंप्लीटली गायब हो गया। ब्लू स्टार का हेवनली दाओ इतना कमजोर था कि कोई भी शैकल मेंटेन नहीं कर सकता था। सेलेस्टियल वेनरेबल रियलम की पूरी पावर उसके बॉडी में वापस आ गई और डेमोनिक रून्स ने एक टेरिफाइंग क्रिम्सन लाइट एमिट की। उसने हेड गिविंग स्वॉर्ड को टाइट पकड़ा और मेरे पास खड़ी हो गई। सीनियर ब्रदर, इस बार लिंगशुआंग आपके साथ होगी। ब्लू स्टार की हिस्ट्री की सबसे ट्रैजिक बैटल। 9 टेल्ड फॉक्स और ताउतिये निकले और गार्डियन स्पिरिट बीस्ट्स ने अपनी आखिरी स्ट्रेंथ रिलीज की जब ब्लू स्टार का हेवनली दाओ तबाही के करीब था। कुनलुन के एल्डर ने ब्लू स्टार के सारे एंशिएंट राइटियस कल्टीवेटर्स को लीड करके एक एरे बनाया रेसिस्ट करने के लिए, जबकि शाओ वेनायुआन और गु मेंग्याओ ने गोल्डन डेमन ब्यूरो को लीड किया। मॉर्टल्स को इवैक्यूएट करने और लोयुन हेवनली दाओ से अलग हुए हेवनली ट्रिब्यूलेशन बीस्ट्स को पेरिफेरी पर रोकने के लिए। पर असली मेन बैटलफील्ड सिर्फ 2 लोगों का था। लो लिंगशुआंग और मैं साइड बाय साइड खड़े थे, 300 साल एक दूसरे पर रिलाय करते हुए, 300 साल दुश्मन रहते हुए, 1000 साल अलग रह के, और अब आखिरकार एक ही साइड पर खड़े थे। लोयुन तियान दाओ ने हमारी विल को अंडरमाइन करने की कोशिश की। उसने लो लिंगशुआंग को मेरे पिछले हर बिट्रेयल की कंप्लीट पिक्चर दिखाई। इमॉर्टल स्वॉर्ड चुराना, डेमोनिक पाथ से हाथ मिलाना और डेलिबरेटली उसे दूर भेजना। देखो, उसने तुम्हें यूज किया। लो लिंगशुआंग ने उन इल्यूजन्स को एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से तार तार कर दिया। मेरी नफरत और प्यार तुम्हारे जज करने के लिए नहीं है। उसने मुझे लो लिंगशुआंग के 1000 साल के मैसेकर के खूनी सीन्स दिखाए, वो सेक्ट्स जिसे उसने कत्ल किया, वो कल्टीवेटर्स जो मारे गए। स्टारी सी लाल हो गई। देखो, वो अब वो जूनियर सिस्टर नहीं रही जो तुम जानते थे। मैं हंसा। मुझे पता है वो कैसी है। मुझे तुम्हारी रिमाइंडर की जरूरत नहीं। मैं एक राइटियस इमॉर्टल हूँ, कोई ट्रू इमॉर्टल नहीं, पर मेरी वाइफ एक डेमन लॉर्ड है। मैं खुद कौन सा कोई अच्छा इंसान हूँ। लोयुन तियान दाओ का ऑफेंसिव ओवरवेलमिंग था। गोल्डन केओस एक रेजिंग सी की तरह बार बार टकराता रहा। हर एक वेव में इतनी टेरिफाइंग पावर थी कि एक पूरे प्लेन को तबाह कर सके। मैं इस बैटल में डेस्परेटली लड़ रहा था और मेरे प्रिमोर्डियल स्पिरिट के अंदर हेवनली वेनरेबल रियलम का फ्रेमवर्क ब्लू स्टार की स्पिरिचुअल एनर्जी के इन्फ्यूजन के अंडर वायलेंटली रेजोनेट करने लगा। वो डोरमेंट डॉइस्ट चार्म्स, आर्टिस्टिक कंसेप्शंस और कल्टीवेशन टेक्निक्स लाइफ और मौत के इस क्रिटिकल मोमेंट पर अपनी लिमिट तक पुश हो गई और मेरा कल्टीवेशन लेवल वाइल्डली बढ़ने लगा। मैं रिफाइनिंग द वॉइड और मर्जिंग विद द बॉडी तक पहुंचा, ग्रेट सक्सेस और ट्रांसेंडिंग ट्रिब्यूलेशन तक पहुंचा, जब तक कि मेरे सामने 9 डायमेंशंस का थ्रेशोल्ड दिखा, हेवनली वेनरेबल रियलम। लो लिंगशुआंग ने मेरे चेंजेस सेंस किए और बिना हेजिटेट किए उसने डेमन लॉर्ड की पावर यूज करके मुझे प्रोटेक्ट किया। लोयुन हेवनली दाओ के राउंड आफ्टर राउंड बॉम्बार्डमेंट को अकेले हैंडल किया। उसके डेमोनिक रोन्स टूट गए, खून ने उसके वाइट बालों को लाल कर दिया और उसका ब्लैक रोब तार तार हो गया, पर वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। सीनियर
सीनियर ब्रदर जल्दी करो। मैंने अपनी आंखें बंद की। मेरा प्रिमोर्डियल स्पिरिट हेवन और अर्थ के साथ रेजोनेट किया और पिछली जिंदगी के कल्टीवेशन की मेमोरीज टॉरेंट की तरह वापस आई। मैं हेवनली वेनरेबल वापस आ गया। मैंने अपनी आंखें खोली और मेरे हाथ में एक लंबी स्वॉर्ड मटेरियलाइज्ड हो गई। वो कंप्लीटली सिल्वर व्हाइट थी, जिसमें हेवनली दाओ लॉज के पैटर्न्स ब्लेड पर फ्लो कर रहे थे। ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स नहीं थी, बल्कि मेरी अपनी नेटल सेलेस्टियल स्वॉर्ड थी, जो मेरे अपने दाओ एसेंस से बनी थी। सेलेस्टियल वेनरेबल और डिमन वेनरेबल ने एक साथ अपनी स्वॉर्ड्स निकाली और दो स्वॉर्ड लाइट्स, एक व्हाइट और एक ब्लैक, एक स्पाइरल में इंटरट्वाइन हो गईं। लुओयुन हेवनली दाओ के कैओटिक बॉडी को टीयर करते हुए वो एक फ्यूरियस इंटेंसिटी के साथ दहाड़ा, जो माउंटेन्स और रिवर्स को हिला देती, एक फ्रेंजीड काउंटर अटैक लॉन्च करते हुए। बैटल महीनों तक छाया रहा। ब्लू स्टार की जियोग्राफी रिशेप हो गई। समुद्रों में टावरिंग वेव्स उठती रहीं और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कांपती रहीं। आखिर में मैंने हेवनली वेनरेबल के दाओइस्ट एसेंस को एक लॉक की तरह यूज किया और लुओ लिंगशुआंग ने डिमन वेनरेबल की पावर को एक चेन की तरह यूज किया। मिलकर हमने लुओयुन हेवनली दाओ के ओरिजिन को ब्लू स्टार से स्ट्रिप कर दिया, उसे वापस लुओयुन कॉन्टिनेंट पर सील कर दिया और दोनों रियल्म्स के बीच के सारे रास्ते बंद कर दिए। लुओयुन हेवनली दाओ ने अपना आखिरी एलिमेंट रिलीज किया, अपनी दुनिया में वापस फोर्स हो गई। कीमत उतनी ही भारी थी। ब्लू स्टार का हेवनली दाओ इस कैटेक्लिस्म में अपना आखिरी सोर्स ऑफ ओरिजिन खत्म कर चुका था, बिल्कुल गायब हो गया। हेवनली दाओ के शैकल्स खत्म होने के साथ ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी अब फ्रीली फ्लो करती है और कल्टीवेटर्स को अब कोई लिमिटेशन नहीं है। कल्टीवेशन का एक सच में बड़ा दौर शुरू हो गया। ब्लू स्टार वॉर के बाद डेवास्टेटेड था, पर जिंदगी अभी भी वहां थी। कुनलुन के एल्डर ने ऑर्डर की रीबिल्ड लीड की। श्याओ वेन्युआन न्यू गोल्डन डिमन ब्यूरो का कोर फिगर चुना गया और गू मेंग्याओ कैलामिटी के दौरान अपना बॉटलनेक ब्रेक करके नेसेंट सोल रियल में एंटर कर गई। आम लोगों को पूरी तरह समझ नहीं आया क्या हुआ, पर सभी ने वो दिन याद किया, वो ब्लैक और व्हाइट स्वॉर्ड लाइट्स जो आसमान में इंटरट्वाइन थी और एंटी सेफ और साउंड थी। बैटल के बाद उसने मेरा और लो लिंगशुआंग का हाथ पकड़ा, हमें नैगिंग किया कि केयरफुल रहना और फिर अर्ज किया जल्दी से इंपॉर्टेंट काम करो। लो लिंगशुआंग का चेहरा लाल हो गया, जो उसके लिए रेयर था, और मैं मुस्कुरा के मान गया। एक महीने बाद शाम को लुओ लिंगशुआंग और मैं उस छोटे वुडन हाउस पर वापस आए जो पहाड़ में था। जब वो मुझे बेहोशी की हालत में देख रही थी, अचानक कहीं से आया सनसेट पत्तियों से गुजर के उसके व्हाइट बालों पर पड़ा, उन्हें एक गर्म सोने के रंग में रंगा। वो मेरे कंधे पर झुकी। अनयूजुअली क्वाइट लिंगशुआंग, आई एम सॉरी। उसका जिस्म स्टिफ हो गया। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा। ये वो 3 शब्द थे जिनके लिए उसने 1300 साल वेट किया था। लुओयुन कॉन्टिनेंट पर आखिरी बैटल में उसने मेरी ठुड्डी पकड़कर मुझसे सवाल पूछा, पर मैंने कभी कोई वर्ड नहीं बोला। क्या कहा? उसकी आवाज कांप रही थी। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों को बिगाड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने 300 साल पहले श्वानतियान सेक्ट में किया था। और शुक्रिया तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए आने के लिए। लो लिंगशुआंग के आंसू खामोशी से गिरे। वो जोर से नहीं रोई, बस उसने मेरे स्लीव को टाइट पकड़ लिया, जैसे छोड़ने का मतलब था मुझे फिर से खोना। काफी देर बाद उसने दबी हुई आवाज में कहा, तुम अभी भी मुझे एक वेडिंग देते हो? मैं मुस्कुराए और बोला, ठीक है। कुछ महीने बाद मेरी आंट की हेल्प से और श्याओ वेन्युआन, गू मेंग्याओ और कुछ करीब दोस्तों की गवाही में पहाड़ में एक सिंपल वेडिंग हुई। लुओ लिंगशुआंग ने एक लाल वेडिंग ड्रेस पहनी, जो पर्सनली उसकी आंट ने चूज की थी। उसके ब्राउज के बीच का मैजिक मार्क उस लाल ड्रेस के सामने अब ठंडा नहीं लगा, बल्कि एक ब्लूमिंग लाल प्लम ब्लॉसम की तरह दिखा। वो पूरे टाइम नर्वस रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ कहां रखे। ये 300 ईयर ओल्ड डिमन लॉर्ड इस मोमेंट पर एक 18 साल की ब्राइड की तरह लग रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कुछ बहुत धीरे कहा, सिर्फ वो सुन सकती थी। अब से तुम्हारे सीनियर ब्रदर कहीं नहीं जाएंगे। उसके आंसू फिर से गिरे, पर इस बार मुस्कुराते हुए गिरे। शादी के तीसरे दिन मैंने कल्टीवेशन के दौरान कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। हेवनली दाओ के शैकल्स गायब होने के बाद ब्लू स्टार और लुओयुन कॉन्टिनेंट के बीच डायमेंशनल बैरियर्स बहुत फ्रेजाइल हो चुके थे और इन दोनों वर्ल्ड्स के ऊपर एक ब्रांड न्यू स्पेशल पैसेज धीरे धीरे शेप ले रहा था। उस पैसेज से निकलने वाली ऑरा इनैनली एंशिएंट थी और स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लू स्टार और लुओयुन कॉन्टिनेंट दोनों से कहीं ज्यादा रिच थी। मैंने अपनी सेलेस्टियल वेनरेबल रियलम डिवाइन सेंस से उस पैसेज को प्रोब किया और जो सीन मुझे दिखा उसने मुझे फ्रीज कर दिया। एक इन्फिनिटली वास्ट रूइन ऑन अ सेलेस्टियल पैलेस, जिसमें एक स्टोन टेबल पर एक चेस बोर्ड था। चेस बोर्ड पर अनगिनत चेस पीसेस थीं, जिनमें 2 ब्लैक और व्हाइट पीसेस साइड बाय साइड थोड़ी सी ग्लो कर रही थीं। ब्लैक पीस में लुओयुन कॉन्टिनेंट का पूरा लैंडस्केप था, जबकि व्हाइट पीस में ब्लू स्टार का फ्यूचर प्लेनेट था। दोनों वर्ल्ड्स बस चेस बोर्ड पर 2 चेस पीसेस थे और चेस बोर्ड पर हजारों और चेस पीसेस थी। चेस बोर्ड के पास जो स्टोन चेयर थी वो खाली थी। हर चीज पर छाया हुआ धूल बताता था कि चेस प्लेयर काफी लंबे टाइम से नहीं था। इतना लंबा कि इमॉर्टल पैलेस भी रुइंस में बदल चुकी थी। सीनियर ब्रदर, आपने क्या देखा? लुओ लिंगशुआंग ने मेरा अनयूजुअल बिहेवियर नोटिस किया और पास आई। मैं एक मोमेंट के लिए चुप रहा, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा। लिंगशुआंग, क्या तुम जानना चाहती हो कि हमारा वर्ल्ड सच में क्या है? उसने नीचे देखते हुए हमारे इंटरट्वाइंड हाथ को देखा, फिर ऊपर देखा। उसकी आंखें उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही थीं जो अनजान की तरफ ले जाती थी और उसके होंठों पर धीरे धीरे एक स्माइल आई। ये डिमन लॉर्ड की ठंडी स्माइल नहीं थी, बल्कि उसी छोटी जूनियर सिस्टर की स्माइल थी जो कभी थी। जहां भी सीनियर ब्रदर जाते हैं, लिंगशुआंग भी वहां जाएगी। मैंने पीछे मुड़कर अपनी आंट को देखा। जियांग यिक्सुए वुडेन हाउस के दरवाजे पर खड़ी थी, लुओ लिंगशुआंग का एक आउटर रो पकड़े हुई जो वो ड्रॉप कर चुकी थी। उसकी आंखें लाल थीं, पर वो फिर भी मुस्कुराई और हाथ हिलाया। अपनी वाइफ को भी इंतजार करने का कहना और वापस आना मत भूलना। मैंने एक गहरी बो की और फिर लुओ लिंगशुआंग और मैंने उस रोशनी में कदम रखा जो अपर रियल्म की तरफ ले जा रही थी। जिस मोमेंट पैसेज बंद हुआ, इमॉर्टल पैलेस की गहराई से एक पुरानी ट्रेसलेस हंसी धीमे से आई, जैसे किसी चेस प्लेयर ने आखिरकार किसी का इंतजार किया हो जो चेस बोर्ड को पलट दे।